ओके जी। ये यहाँ से हमने जब पहला क्लास हमारा स्टार्ट हुआ था, पहला तो नहीं, दूसरा तीसरा कहते हैं, जब हमने कोर्स सिलेबस की बात की थी, तो ये एक हमने कहा था जी कि तीन कंपोनेंट्स हैं हमारे सिलेबस के। ठीक है। पहला कंपोनेंट वाज ऑब्जेक्टिव्स, सिस्टम एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। उसके बाद इनकम टैक्स लॉज वाज द बी पार्ट, एंड सी पार्ट वाज सेल्स टैक्स। ठीक है जी। और इसमें आई कैप ने बताया हुआ है कि कितना वेटेज हम टेस्ट करते हैं, एग्जामिन करते हैं। अच्छा, इसके साथ में यहाँ पे आई कैप के ये आ गए जी। ये वो जो आपकी आपके पास जो बुक है ना, उसमें पहले पेज पे ये नीचे बना हुआ है। ठीक है। कि कौन सा चैप्टर आई कैप स्टडी टेक्स्ट का किस एरिया को एड्रेस करता है। ठीक है जी। ये सेकंड कंपोनेंट हो गया, और थर्ड कंपोनेंट है ये वाला जो आपके पास पेपर्स में एग्जामिनर ने आपके साथ किया है। ये जो अभी कैफ टू के जितने भी पेपर हो चुके हैं, ये उसका समझें कि एक रफ एनालिसिस है। थोड़ा बहुत इसमें नंबर्स के ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि बाज अगर कोई बंदा समझे कि जी एक टॉपिक सैलरी का नहीं है बल्कि टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल का है, तो उसकी कैटेगराइजेशन वालेकुम अस्सलाम डिफरेंट हो सकती है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें एबीसी सेगमेंट्स को, तो देखें जरा, सेगमेंट ए जो है आई कैप सिलेबस ये कहता है कि 5 से 10 नंबर इसमें टेस्ट होंगे। और ऑन एवरेज जो आखिरी वाला कॉलम आपको नजर आ रहा है, एक्चुअली जो एग्जामिनर टेस्ट किया है वो तकरीबन 7% है। इसी तरह जो इनकम टैक्स का कंपोनेंट है वो 60 से 75% टेस्ट होता है। तो वो 65% ऑन एवरेज टेस्ट हुआ हुआ है। ठीक है जी, आपको ब्लिंक करता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह सेल्स टैक्स जो है वो 20 से 30% टेस्ट होता है, ये तकरीबन 27% आपको नजर आ रहा है। अच्छा, अगर आप इंडिविजुअल पेपर्स में देखेंगे ना, हर अटेम्प्ट के जो स्कोरिंग का मैंने टोटल बनाया हुआ है, उसमें भी आई कैप इस ब्रैकेट से बाहर नहीं जा रहा है, यानी 5 से 10 के दरमियान ही रह रहा है। जैसे पहला एरिया जो है, जो ए पार्ट है, वो 5 से 10 नंबर है। तो अगर आप इंडिविजुअल अटेम्प्ट देखें तो 6 से 8 नंबर टेस्ट हुए हैं। ठीक है इसमें। तो इससे पहली चीज जो मैं आपको ये बताना चाह रहा था वो ये कि जो आई कैप ने सिलेबस बताया हुआ है, जब आई कैप पेपर बनाता है तो वो बहुत रिलीजियसली इस ग्रिड को फॉलो करते हैं। ठीक है। इससे हमें पता ही चलेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा है इनकम टैक्स का। और इनकम टैक्स में सबसे इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा है? टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल और टैक्सेशन ऑफ एओपी। इसमें अगर आप ऑन एवरेज देखो तो 24% और 8% कितना बन जाता है? 32%। ठीक है। 32% ऑन एवरेज, लेकिन वैसे बाज दफा 35% तक भी गया हुआ है ये स्कोर। और सेल्स टैक्स का जो न्यूमेरिकल है वो तकरीबन 20%, लेकिन बाज अटेम्प्ट्स में अगर आप देखें इंडिविजुअली तो 24 नंबर भी हैं। ठीक है। अगर आप सिर्फ इस 32 और 20 को ही जमा कर लें तो ये कितना बन जाता है? 52। तो इसका मतलब कितना इंपॉर्टेंट एरिया हो गया कि जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, और जो इनकम टैक्स का और जो सेल्स टैक्स का, कि अगर आप इसमें वीक हो तो इसका मतलब आप डिसाइड कर लो कि आप लाइन के किस साइड पे हो। और अगर आप इसमें अच्छे हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि आप इस पेपर को पास कर जाएंगे। ठीक है। इसको इग्नोर करना बिल्कुल ही एक सुसाइड के मुतरादिफ है। अच्छा, लेकिन इसके अलावा जो एक और चीज मैं आपको इसमें रियलाइज कराना चाहता हूँ वो ये कि आप देखें इसे मार्च 2023 इसमें रिटर्न्स का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14। कितने नंबर टेस्ट हो रहे हैं मार्च 2023 रिटर्न्स के चैप्टर में? हाँ, 12 नंबर। ठीक है। तो ये जो वो आपने फिजिक्स में पढ़ा था ना कहीं, ब्राउनियन मोशन, कि वो जो पॉलन ग्रेन्स पानी में डालते हैं तो वो पानी के मॉलिक्यूल से टकरा कर एक हैप्पैज़ार्ड मोशन क्रिएट करते हैं, जिसका कोई आप पैटर्न बता नहीं सकते कि ये अब इस तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा। तो बताने का मकसद ये है कि आई कैप का एग्जामिनर जब आपको सिलेबस बता दिया ना, तो अब वो कहीं पे भी जा सकता है आपसे सवाल पूछने के लिए। मतलब एक अटेम्प्ट में देखें वो 12 नंबर सिर्फ रिटर्न्स के चैप्टर में ही पूछ जाता है आपसे। लेकिन अगर कोई बंदा इस तरह से तैयारी कर रहा है कि यार मार्च 2022 में आई कैप ने रिटर्न्स के चैप्टर में से 5 नंबर पूछे थे, और सितंबर 2022 में कोई सवाल नहीं पूछा था, तो मैं ये चैप्टर छोड़ देता हूँ, ये थोड़ा सा वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। तो इस किस्म की जो वो है ना चालाकी, वो नहीं चलेगी। आई कैप का एग्जामिनर कुछ भी पूछेगा आपसे, राइट? तो इसलिए कहीं पे भी ये आपके जहन में नहीं होना चाहिए कि कौन सा एरिया, क्योंकि ये लास्ट वीक में बहुत ज्यादा ये सवाल आता है कि सर गैस बता दें या कोई इंपॉर्टेंट एरियाज बता दें। कुछ नहीं है भाई, मैं गैस बता के ना अपने मुंह पे कालिक नहीं मलना चाहता। ठीक है। क्योंकि वो अगर आएगा नहीं तो आप जो भी आपको सबसे खूबसूरत गाली आती होगी वो आप मुझे देंगे कि यार ये सर ने मरवा दिया मेरा पेपर। ठीक है ना? तो इसलिए भाई सब कुछ है सिलेबस में, आई कैप कुछ भी पूछ सकता है।
एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द एग्जामिनर कि वो आपको कोई ऐसी चीज पूछे जो आपको ना आती हो, ठीक है। ओके जी, सो दिस वाज द फर्स्ट बिट। सेकंड, जो मैं हमेशा स्टूडेंट्स के साथ एक चीज डिस्कस करता हूँ, वो आई कैप के जो एग्जामिनर कमेंट्स होते हैं, ये बड़े जरूरी हैं जी। इसको, क्योंकि ये एग्जामिनर का व्यू बता रहे हैं ना आपको। थैंक यू उमर अरशद, आपका मैसेज अभी देखा है मैंने। अच्छा जी, सो ये एग्जामिनर का आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं कि वो आपको क्या समझा उसने आपका पेपर देखकर। सो जो आई कैप का जो एग्जामिनर कमेंट्स वाला पेज होता है, उसमें एक जनरल कमेंट्स होते हैं, हम सिर्फ उसी को डिस्कस करेंगे, हम क्वेश्चन वाइज नहीं करेंगे, इतना टाइम नहीं है। आपको भी नहीं पढ़ना चाहिए सारे के सारे कमेंट्स, ये सिर्फ ज्यादातर तो टीचर्स के उसके लिए होते हैं। स्टूडेंट भी देखे अगर बहुत उसके पास टाइम है, लेकिन इससे कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको मेन आइडिया आपको जनरल कमेंट से मिल जाता है। अब जनरल कमेंट में देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है कि ओवरऑल, सबसे पहला जो बॉक्स बना हुआ है उसमें ओवरऑल 35%, यानी लोग पास हो सके हैं इस पेपर में। ये कौन सी अटेम्प्ट है, कौन सी अटेम्प्ट है? ये अभी ताजा, ठीक है। सो क्या कह रहा है जो एग्जामिनर, मेनली परफॉर्मेंस पुअर क्यों है? मेनली ड्यू टू बिलो एवरेज परफॉर्मेंस इन क्वेश्चन नंबर 3, 5 एंड 6। तो अभी हम क्वेश्चन वाइज देखेंगे कि किस सवाल में क्या मसला था। ओके जी, सो ये एक कमेंट है कि एग्जामिनी स्ट्रगल विद द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में एग्जामिनीज को प्रॉब्लम है। अ, और एग्जामिनर ये इनकरेज करता है कि आप फोकस करें ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेफिनेशन। Participating in study groups or discussions can provide further insights and reinforce learning. So ये एग्जामिनर की एक सजेशन है कि आप ये एग्जाम आपके पेपर से 2 हफ्ते पहले तक तो अगर आप कर लें फिर तो ठीक है। आखिरी 2 वीक्स में कतन ग्रुप डिस्कशन, कंबाइंड स्टडी, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आखिरी 2 हफ्ते ऐसे होने चाहिए जिसमें आप सुकून से घर में बैठ के पढ़ेंगे, ठीक है, अकेले पढ़ेंगे। उससे पहले हाँ, दोस्तों के साथ डिस्कशन फायदेमंद हो सकती है। इसके अलावा जनरल कमेंट्स में एग्जामिनर ने ये बताया है कि आपने बास डेफिनेशंस को सही तरह से इंप्लीमेंट नहीं किया। सो बहरहाल हम उसकी अभी डिटेल में नहीं जा रहे। इससे पिछली जो अटेम्प्ट थी उसमें एग्जामिनर ने जो हाईलाइट की चीज वो क्या थी कि एग्जामिनीज डिड नॉट कंसंट्रेट ऑन द क्वेश्चंस रिक्वायरमेंट। यानी सवाल सॉल्व करते हुए जो स्टूडेंट है वो रिक्वायरमेंट को ही नहीं देख रहा सही तरह, ये जनरल कमेंट में दे रहा है वो। इसका मतलब ये है कि पूरे पेपर में उसको, और मेजोरिटी बच्चों के केस में उसको ये प्रॉब्लम नजर आ रही है कि मैं पूछ के आ रहा हूँ, ये देख ही नहीं रहा स्टूडेंट, जो उसको आता है वो बताई जा रहा है। राइट, ठीक है जी। लीडिंग टू आगे देखें क्या बात लिखी, लीडिंग टू वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ टाइम इन प्रोड्यूसिंग मटेरियल दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड। तो आप वो बताने की कोशिश कर रहे हैं जो एग्जामिनर आपसे नहीं पूछ रहा, यानी वही कबड्डी का मैच जो मैंने आपको बताया था कि आपने तैयार किया ऐसे कबड्डी का मैच, और एग्जाम में आ गया हवाई जहाज का सफर। तो आपने क्या लिखा कि एक दफा मैं हवाई जहाज में जा रहा था, तो मैंने खिड़की से नीचे देखा कबड्डी का मैच हो रहा था। आगे सारा कबड्डी का मैच लिख दिया, ठीक है। तो एग्जामिनर ने तो आपसे कुछ और पूछा है ना, आपको जो आता है वो नहीं पूछा आपको क्या आता है, वो जो पूछा वो बताएंगे आप। अच्छा जी, इससे पिछले अटेम्प्ट में अनएबल टू अप्लाई देयर थ्योरेटिकल नॉलेज टू प्रैक्टिकल सिचुएशंस, थ्योरेटिकल नॉलेज को फिगर्स में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम है स्टूडेंट को। उससे पिछली अटेम्प्ट में एग्जामिनर कह रहा है क्वेश्चंस वर अटेम्प्टेड विदाउट पेइंग अटेंशन टू द रिक्वायरमेंट। ये दूसरी दफा एग्जामिनर का कमेंट है कि रिक्वायरमेंट पे आप फोकस ही नहीं कर रहे। ओके जी, उससे पिछली अटेम्प्ट में एग्जामिनर कह रहा है कि मेनली ड्यू टू सिलेक्टिव स्टडी और फेलियर टू अप्लाई थ्योरेटिकल नॉलेज टू प्रैक्टिकल सिचुएशन। सो अब देखिए रिपीट होनी शुरू हो रही चीजें, कि वो चंद एक बातें ही हैं जो बार बार एग्जामिनर को फेस करनी पड़ रही हैं। सो अब हम इसमें से अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं। कंक्लूजन ये है कि एक तो सिलेक्टिव स्टडी की अप्रोच ये आपने अडॉप्ट ना करें जितना हो सके। ये प्रायोरिटाइज करने का मतलब सिलेक्टिव स्टडी नहीं होता। प्रायोरिटाइज करने का मतलब ये है कि मैं पहले ये टॉपिक तैयार कर लेता हूँ अच्छे तरीके से, और ये टॉपिक मैं बाद में कर लेता हूँ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आप कहते हैं कि यार इसमें से मैं कितने टॉपिक्स ऐसे हैं जो ना करूं, ये सिलेक्टिव स्टडी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई, प्रैक्टिकल सिचुएशन में अप्लाई करना, ये डेफिनेटली ये सेशन का ऑब्जेक्टिव ही यही है। और रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन, यानी जहां पे एग्जामिनर कह रहा है कि चीज को डिस्कस करो वहां डिस्कस करो, जहां पे वो कह रहा है कंप्यूट करो वहां पे कंप्यूट करो, कैलकुलेशन बनाओ, ठीक है। ओके जी, सो अब हम जरा सवालों की तरफ आ जाते हैं। सवालों की तरफ जाने से पहले एक कॉन्सेप्ट जो मैं चाहता हूँ हम जरा रिवाइज कर लें, और वो है एओपी का टैक्सेशन। थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं।
और फिर हम सब, क्योंकि जो अ, हमारी जो आखिरी अटेम्प्ट जो हमने सॉल्व करनी है लेटेस्ट से हम शुरू करेंगे मार्च 2024 से, तो वो उसमें एओपी का ही सवाल है, तो इसलिए मैं चाहता था कि ये एक थोड़ा सा आइडिया रिफ्रेश हो जाए आपके दिमाग में, ठीक है जी। अच्छा, ये आपका आई कैप का पेज 173 है, स्टडी टेक्स्ट का। हैंडआउट्स खत्म हो गए? अभी फिर किसी के साथ बैठे, किसी दोस्त के साथ। जिन बच्चों के पास नहीं होंगे फिर मुझे बताना, कल मैं और प्रिंट आउट ले आऊंगा। सो 173 पेज पे आई कैप ने लिखा है कि एफबीआर हैज क्लैरिफाइड दैट it is the profit before tax of AOP that will be included in taxable income of its members for rate purposes. Now इसमें मैं सिर्फ ये इसलिए इसको हाईलाइट करता हूँ क्योंकि बाज बच्चों ने जो डिफरेंट बुक्स पढ़ी हुई होती हैं, तो बाज जो टीचर्स हैं उन्होंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का कहा हुआ है अपनी किताब में। तो हमें इसलिए ये कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि आपने तो मेरे से ही पढ़ा हुआ है ना, तो इसलिए अगर किसी ने पढ़ा होगा किसी डिफरेंट किताब से तो वहां पे ये कंफ्यूजन हो सकता है। तो मेरी इसमें सजेशन ये है कि जो आई कैप ने अपने स्टडी टैक्स में लिख दिया उसको फॉलो किया जाए, यानी कि जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है एओपी का उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए है पार्टनर्स के दरमियान फॉर रेट पर्पजेस। अच्छा जी, ये एक सादा सी एग्जांपल है, इसमें देखें लेफ्ट साइड पे सबसे ऊपर क्या लिखा है, एओपी एबीसी एसोसिएट्स, ये एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। और राइट साइड पे देखें क्या लिखा हुआ है, पार्टनर इंडिविजुअल मिस्टर ए 1/3 शेयर। तो यहाँ पे हम एक पिक्चर में अंडरस्टैंड करेंगे कि एओपी की टैक्सेशन और पार्टनर की टैक्सेशन कैसे करनी है आपने, ठीक है। सो एक तो ये फॉर्मेट है, ये आपको सबको पता है कि इसमें आप के पास टैक्स रिजीम्स हैं, ठीक है। नॉर्मल टैक्स रिजीम, सेपरेट ब्लॉक, एफटीआर, एग्जेम्प्ट इनकम, यही चार तरह की इनकम हो सकती है, पांचवी टाइप कोई नहीं है, ठीक है, चार ही हो सकती है मैक्सिमम। और हेड ऑफ इनकम जो है वो प्रॉपर्टी, बिजनेस कैपिटल के अदर सोर्सेज हैं। सैलरी इसलिए नहीं है कि ये एओपी की बात हो रही है, पार्टनरशिप की सैलरी इनकम नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो इंडिविजुअल ए के केस में मैंने ये पांचों हेड ऑफ इनकम लिखे हुए हैं। और उसी तरह जो इनकम है वो नॉर्मल टैक्स रिजीम, सेपरेट ब्लॉक, एफटीआर या एग्जेम्प्ट। अब यहाँ पे कुछ फिगर्स एज्यूम कर लेते हैं, ये एज्यूम फिगर्स हैं। इन फिगर्स तक पहुंचने के लिए डेफिनेटली आपको कोई ना कोई वर्किंग चाहिए होती है, यानी कि अगर आपने प्रॉपर्टी इनकम का ये फिगर फाइनल करना है 50,000, तो इसके पीछे एक वर्किंग होगी जो आपको एग्जाम में बनानी चाहिए। तो लेट्स से हमने ये प्रॉपर्टी इनकम, बिजनेस कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, इसी तरह सेपरेट ब्लॉक की इनकम, एफटीआर की इनकम, एग्जाम्प्ट इनकम, ये सब कुछ फाइनल कर लिया। तो हमारी जो टोटल इनकम बनेगी वो इन सबको मिला के होगी। लेकिन एओपी की जब आप टैक्सेशन कर रहे हैं और उसका इनकम को आपने फिर ऐड करना है पार्टनर की इनकम में फॉर रेट पर्पसेस, तो सिर्फ हमारे लिए कौन से फिगर्स रेलिवेंट होंगे, जो नॉर्मल टैक्स रिजीम में आते हैं, एनटीआर वाले, राइट। सो टैक्सेबल इनकम एनटीआर की बनी 1.8 मिलियन, और इस पे अगर हम टैक्स स्लैब, डेफिनेटली ये आपको एग्जाम में गिवन होते हैं टैक्स रेट्स, तो इससे आप टैक्स इम्पोज कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, अब ये जो बिजनेस इनकम है जो कितनी लिखी हुई है 1.7 मिलियन, ये जब हमने बनानी है तो आपको पता होगा इसमें हम पार्टनर्स को अगर कोई सैलरी दी हो, पार्टनर्स को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हो, कमीशन ब्रोकरेज दिया हो, तो वो एक्सपेंस के तौर पे अलाउड नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब ये कि इसमें एडेड हुआ हुआ है, इसमें ऐड हुआ हुआ है, तो मतलब ये कि 1.8 मिलियन में शामिल हुआ हुआ है, मतलब ये कि उस सारी अमाउंट के ऊपर टैक्स अदा हो चुका है, राइट। सो अब आपने अगला काम क्या करना है कि पार्टनर्स के दरमियान इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। पार्टनर्स के दरमियान जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करनी है आपने, उसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लें, वो ये कि सवाल में अगर आपको लेट्स से मैंने तीन पार्टनर्स लिए यहाँ, मिस्टर ए, बी और सी, और इसकी जो टैक्सेबल इनकम है एओपी की वो कितनी मैं लूंगा, ये जो 1.8 मिलियन है, यानी कि बिफोर जो भी बात हो रही थी ना आई कैप स्टडी टैक्स वाली 1.8 मिलियन, ये हम यहाँ पे लेंगे, ये हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और अगर पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम है, यानी कि 1:1:1 है, तो आपने स्ट्रेट वे इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देना, बल्कि पहले वो फिगर्स लिखनी है जो सैलरी, कमीशन, ब्रोकरेज की पार्टनर्स को दी गई हैं, ठीक है। सो अगर कोई पार्टनर ने सैलरी ली है, किसी पार्टनर ने कमीशन लिया है, तो आपने पहले उनको टोटल करना है। सो यहाँ पे मैंने लिया 6,60,000, ठीक है, नजर आ रहा है सबको, 6,60,000। सो 6,60,000 हम माइनस करेंगे 18 लाख में से, और जो बाकी बचेगा वो फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के दरमियान, ठीक है। सो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और फिर आप इंडिविजुअली जब पार्टनर्स का टोटल बनाएंगे, तो जब इसको आप कॉलम को टोटल करोगे, मिस्टर ए का टोटल करेंगे आप, बी का टोटल करेंगे, सी का करेंगे, तो ये सारे का सारा टोटल हमेशा कितना बनना चाहिए, जिस फिगर से आपने शुरू किया था 1.8 बिलियन से, ठीक है जी। सो ये एक मैकेनिज्म आपको क्लियर होना चाहिए कि जब आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स का शेयर, तो पहले सैलरी
ब्रोकरेज कमीशन वही वाले जो आपको एक्सपेंस तौर पे अलाउ नहीं हुए थे, उनको पहले लिखें, और जो बाकी अमाउंट बचे उसको फिर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा जी, अब इसका मतलब ये कि मिस्टर ए की अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन बना रहा हूँ, मिस्टर ए की कैलकुलेशन बना रहा हूँ ना, तो मिस्टर ए की यहाँ से कौन सी फिगर लूंगा जो मैंने उसके रेट पर्पज के लिए ऐड करनी है? कौन सी फिगर लेंगे? 6 लाख। ठीक है जी। तो 6 लाख से हम एक्चुअली उसकी इनकम में अमाउंट को शामिल करेंगे। ओके, यहाँ पे भी कुछ एज्यूम फिगर्स हैं। अगेन इस सारी फिगर्स को एज्यूम करने बताने का मकसद ये है कि जितना इनकम लिखा हुआ है सेपरेट ब्लॉक में, एफटीआर में, एग्जाम्प्ट में, उसका एओपी के टैक्सेशन और पार्टनर्स के टैक्सेशन के दरमियान जो लिंक है, उससे वो बिल्कुल अलग है, उसका आपस में कोई कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम पे जो रेट ऑफ टैक्स लगने हैं वही लगेंगे एओपी के केस में, और पार्टनर के केस में भी जो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम पे जो रेट लगने हैं वही लगेंगे। ठीक है जी। फर्क किससे पड़ेगा? नॉर्मल टैक्स regime की टैक्सेशन पे। कि नॉर्मल टैक्स regime में जो पार्टनर है उसकी टैक्सेबल इनकम कितनी बनाई है आपने? 14,50,000। ठीक है जी। सो ये जो 14,50,000 आपने बनाया, इसमें आप क्या करोगे? इसमें ऐड करोगे 6 लाख, और फिर उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करोगे, और फिर एक एवरेज रेट ऑफ टैक्स बनाओगे। ठीक है। सो ये 6 लाख आप इसके अंदर ऐड करेंगे सबसे पहले। उसके बाद क्या होगा? 14 लाख में जमा होगा 6 लाख, तो ये बन गया 20,50,000। इसके ऊपर फिर आप रेट ऑफ टैक्स देखेंगे जो आपको एग्जाम में गिवन होगा, और उससे टैक्स वर्कआउट करेंगे। तो जब आप टैक्स वर्कआउट करेंगे, फोर्थ स्लैब आपने अप्लाई किया, तो टैक्स कितना बन गया? 2,45,000। अब 2,45 को आप डिवाइड करोगे ऊपर 20,50,000 से, और एक एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालेंगे। वो जो एवरेज रेट ऑफ टैक्स है वो किस इनकम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे? ये 14,50,000 के साथ। ठीक है। सो रेट आपने निकाला 11.95%, और फिर इसको मल्टीप्लाई करके इसके साथ ये आपका टैक्स इम्पोज बना। ठीक है। सो ये पार्टनर के साथ सलूक होता है जब वो एओपी का पार्टनर हो और वहां से इनकम यहाँ पे आ रही हो। ना अगर यही पार्टनर जो है, अब देखें जरा राइट साइड पे ऊपर क्या लिखा हुआ है, पार्टनर का क्या नाम लिखा हुआ है? सी लिमिटेड। इसका मतलब ये कि वन ऑफ द पार्टनर्स इज अ कंपनी। तो अगर पार्टनर्स में से कोई एक कंपनी हो तो फिर क्या होता है? आपने एओपी की इनकम में से जो 1/3 शेयर बनता है वो निकाल देना है, कंपनी का शेयर निकाल देना है। यानी एओपी ने 18 लाख पे अब टैक्स अदा ही नहीं करना, बल्कि 1/3 इसमें से पहले ही निकल जाएगा। ठीक है जी। और कितना निकल जाएगा? 6 लाख निकल जाएगा, बाकी कितना बचेगा? 12 लाख। अब एओपी ने 12 लाख पे टैक्स देना है। इस 6 लाख पे टैक्स कौन देगा? ये कंपनी की बिजनेस इनकम माना जाएगा। ठीक है। और कंपनी के जो बिजनेस इनकम है, फर्ज करें एक्चुअली उस कंपनी का बिजनेस से इनकम आ रही है 8 लाख रुपए, तो उस 8 लाख में 6 लाख को जमा करेंगे, और ये कितना बन जाएगा? 6 लाख जमा करने से 14 लाख। सो 14 लाख के ऊपर फिर जो भी कंपनी के ऊपर रेट ऑफ टैक्स है, जैसे 29% है, तो वो अप्लाई होगा ना। ये जो राइट साइड पे आप जितना भी बना हुआ है सी लिमिटेड का कैलकुलेशन, ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपको कंपनी का टैक्सेशन करने को नहीं कहेगा एग्जामिनर, राइट। ये सिर्फ आपको ये समझाने के लिए है कि एओपी का जब हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट, तो अगर उसमें कहीं पे कंपनी आ जाए, यानी ये वाला पार्ट तो आपके सिलेबस में है ना, दिस लेफ्ट साइड, तो वो ये कह सकता है कि ए बी सी एसोसिएट्स है, जिसमें सी इज अ कंपनी। तो कंपनी का शेयर आपने क्या करना होगा? यहां से माइनस करके एओपी के जो प्रॉफिट्स हैं उसके ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन बनानी होगी। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई आपको? इसको बंद कर देते हैं। अब आते हैं जरा मुद्दे पे, क्वेश्चन। ठीक है जी। सो अब आपके पास एक तो ये क्वेश्चंस हैं, हैंडआउट्स हैं। कितनों के पास नहीं है? हमजा के पास नहीं है, और बस एक ही है। चलें, कल आपको फिर इंशाल्लाह मैं ले आऊंगा। और दूसरा आपके पास ये सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है जी। सो ये भी हैंडआउट्स होंगे आपके पास। सो हम करेंगे ये कि मैं यहाँ से सवाल पढ़ूंगा, राइट, और यहाँ से आंसर के ऊपर आई जस्ट हाईलाइटेड कि मैंने इस फिगर को समझ लिया है। ठीक है। आपके पास हैंडआउट्स हैं, आप उस पर अगर नोट्स बनाना चाहते हैं वो आप बना लेंगे अपने पास। ठीक है। और हमने एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग अभी ले जानी है। आज 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 हमने अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट कर लेना है। और दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, क्या समझ लेना है आपने, कि आपको ये पता चलेगा कि ये कितना लेंथी होता है, पेपर कितना लेंथी हो जाता है। ठीक है जी। उमर अरशद, आप बिल्कुल, मेरे ख्याल चैट में कोई एक दो सवाल आए हैं, मैं देख लेता हूँ। एक कन्फ्यूजन है जी, उमर पूछें कन्फ्यूजन अपना। पे ऑफ द हीट टैक्स देगा इसके जो पार्टनर को
पार्टनर हो गए एक भी, इसका टैक्स पे करके इसकी दिक्कत देगा सर। आपकी ना असल में शायद नेटवर्क का मसला है, मुझे आवाज़ आपकी समझ नहीं आ रही। आप अगर इसको लिख दें चैट में तो फिर मैं उसको आंसर कर दूंगा, या अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में हो तो व्हाट्सएप में अपना क्वेश्चन वॉइस नोट भेज दो, मैं उसको देख लेता हूँ। अच्छा जी, सो क्वेश्चंस जो ऑनलाइन से क्वेश्चंस है ना, वो आप चैट में भेजते रहें या व्हाट्सएप में वॉइस नोट भेजते रहें। हम बीच में जब ब्रेक करेंगे तो फिर हम उसको देख लेंगे, ठीक है जी, ऑनलाइन के बच्चों के लिए इस तरह। अच्छा भाई, जो सवाल देखो जरा पहला। सो मैंने आपको तरीकाकार क्या बताया, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हो आपका, मेन क्वेश्चन, उसको आप पहले सबसे पहला पैराग्राफ पढ़ें और ये फाइंड आउट कर लें कि ये सवाल है किसके बारे में। यानी ये कोई बिजनेस इनकम है, ये इंडिविजुअल है, ये एओपी है, ये क्या है। ठीक है जी, ये सैलरीड पर्सन है। सो हम पहला पैराग्राफ इसका पढ़ते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन, ये सेंटेंस आपको लिखा मिलता है सिर्फ और सिर्फ कौन से अटेम्प्ट में, जो मार्च वाली अटेम्प्ट होती है, क्योंकि उस वक्त एक साल खत्म नहीं हुआ हुआ होता, साल खत्म जून पे होना होता है। तो इसलिए वो आपको आगे की डेट एज्यूम करवाता है एग्जामिनर, कि फर्ज कर लो कि आज 30 सितंबर है। एक्चुअली तो आप मार्च में होते हैं ना, लेकिन वो 30 सितंबर एज्यूम कराता है वो। सो ये मार्च की हर अटेम्प्ट में इस तरह से ये एक एजम्पशन होगा। सो जमशेद एंड सुल्ताना आर इक्वल पार्टनर्स इन जमशेद केमिकल्स विच इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल्स। तो क्या पता चल गया भाई यहाँ से, बिजनेस इनकम का सवाल है और पार्टनरशिप है। ठीक है जी, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, इक्वल पार्टनर्स हैं। सो पहला पैराग्राफ पढ़ के आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि ये किस एरिया का सवाल है। आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही पता चल रहा है कि ये बिजनेस इनकम है। फौरन से आपने चल जाना है कहाँ पे, रिक्वायरमेंट पे, और फिर जाके ये फाइंड आउट कर लेना है कि मुझसे एग्जामिनर ने पूछा क्या है। कोई चीज डिस्कस करने को कही है, कोई चीज कंप्यूट करने को कही है, क्या कहा है, राइट। और वो किसके बारे में है, क्या पार्टनर के बारे में भी करनी है कैलकुलेशन या सिर्फ एओपी की ही करनी है। सो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की प्रोविजंस के मुताबिक एग्जामिनर आपसे ये कह रहा है कि आप कंप्यूट करो, यानी कैलकुलेट करो क्या क्या चीजें हैं, टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। किस किस की क्या मांग रहा है आपसे, जमशेद केमिकल्स और साथ में सुल्ताना। तो एक पार्टनर की कैलकुलेशन मांगता है आपसे और एओपी की भी कैलकुलेशन मांगता है। ठीक हो गया जी। इसके अलावा इन्होंने कहा कि आप इग्नोर कर दें मिनिमम टैक्स 113 का, यानी कि सेल्स के ऊपर जो 1.25% बनाना होता है वो ना करें कैलकुलेट। और एग्जाम्पशन वगैरह बताएं। व्हाट अदर ऑप्शंस आर अवेलेबल टू सुल्ताना फॉर टैक्सेशन ऑफ हर रॉयल्टी इनकम। तो सवाल में कहीं पे रॉयल्टी इनकम भी आएगी, तो हम फिर जब आएगी तो उसको देख लेंगे कि ये इसके बारे में 2 नंबर की उसने बात पूछी कि ऑप्शन क्या और अवेलेबल है। चलो जी, क्वेश्चन को अब पढ़ते हैं। सो बिजनेस इनकम का सवाल हमारा कहाँ से शुरू होता है, एक बिजनेस की वर्किंग बनानी होगी और प्रॉफिट बिफोर टैक्स से हम शुरू करेंगे। और आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखते जाएंगे कि कौन कौन सी चीज की मुझे जरूरत है और कौन सी चीज की जरूरत नहीं है। तो 13,000, ऊपर क्या लिखा है, रुपीज इन थाउजेंड्स। टू बी ऑन सेफ साइड, मैं मेरा मशवरा ये होगा आपको कि जहाँ पे इस तरह रुपीज इन थाउजेंड या रुपीज इन मिलियंस हों, वहाँ आप पूरे फिगर में कैलकुलेशन करें, यानी कि उसको राउंड ऑफ करके ना करें। उसकी वजह ये होती है कि एग्जामिनर नीचे जब एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है तो वो देखें वो पूरे रुपीज में देता है। तो आपसे ये गलती हो सकती है कि ऊपर आप रुपीज इन मिलियंस में करते करते नीचे की पूरी फिगर लिख दें और क्या सवाल कहीं का कहीं निकल जाए। ठीक है, तो इसलिए बेहतर यह है कि इसको 13,000 पढ़ने की बजाय हम क्या पढ़ेंगे, 13 मिलियन। क्योंकि रुपीज इन थाउजेंड है, 3 सिफर और लगेंगे ना आगे, तो हम 13 मिलियन इसको रखेंगे। और स्पेशली सेल्स टैक्स में तो काफी ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है। और सवाल का पैटर्न वही होगा कि आप एक नए पेज से अपना सवाल शुरू करेंगे। पहले पेज को खाली छोड़ेंगे जिस पे सिर्फ रिक्वायरमेंट लिखेंगे कि सवाल रिक्वायर क्या कर रहा है। दूसरे पेज के ऊपर आप एजम्पशंस लिख के खाली छोड़ देंगे कि अगर कोई चीज़ अज्यूम करनी पड़ जाए तो वो बता दें। तीसरे पेज के ऊपर आप वो कैलकुलेशन बनाएंगे जो अ, हमने किधर पढ़ी थी, हमने टैक्स रिजीम्स के, ये कैलकुलेशन आपके तीसरे पेज पे होगी, यानी सारे हेड्स ऑफ इनकम, टोटल इनकम, डिडक्टेबल अलाउंस और आगे टैक्स रिजीम्स। ठीक है जी। ओके, सो सवाल शुरू होगा जी बिजनेस की वर्किंग से। सो ये आपकी आगे बिजनेस की वर्किंग, राइट। और इसमें आपने पहला आइटम लिखा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 13 मिलियन। ठीक है, आप राहुल किसी के साथ बैठे ना, हैंडआउट्स में खत्म हो गए, तो किसी साथ बैठो, ये फिर मैं वैसे ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा और कल 2 प्रिंट आउट्स और भी ले आऊंगा।
अच्छा जी, एक सवाल उमर अरशद ने पूछा है कि एओपी अपने मेंबर को टैक्स डिडक्ट करके देगा एज पर पेटी वाला बुक। जी बिल्कुल करके देगा। एड इनकम फ्रॉम एओपी फॉर रेट पर्पसेस। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि हाँ, यही मैंने यही तो क्लैरिफाई किया है उमर, के आपने अगर पेटी वाला साहब सर पेटी वाला साहब की किताब से अगर आपने पढ़ा है तो वहां पे लिखा हुआ ये है कि आप पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आफ्टर टैक्स, यानी कि एओपी अपने पहले अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा, टैक्सेबल इनकम। उसके बाद अपनी टैक्स के उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेगा इनकम के ऊपर, और टैक्स माइनस करने के बाद जो फिगर आती है वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो मैं यही चीज वादे कर रहा हूँ कि आई कैप ने चूंकि अपने उसमें लिखा हुआ है, आ, उसमें क्या कहते हैं, स्टडी टेक्स्ट में, कि आप बिफोर टैक्स प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करें, तो इसलिए आप बिफोर टैक्स को करें। सेकंड चीज ये है कि इसमें मैंने खालिद पेटीवाला साहब से खुद भी बात की थी। मेरे पास उनका व्हाट्सएप मैसेज मौजूद है, वो फिर अगर आप चाहेंगे तो मैं आपसे शेयर कर लूंगा। तो सर ने मुझे खुद क्लैरिफाई किया था कि यार दोनों ट्रीटमेंट्स ठीक है। मैं इसलिए उन्होंने मुझे उसकी एक लॉजिक ये दी थी, वो चूंकि प्रैक्टिस में भी बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, तो सर का एक्सपोजर जो है वो बुकिश के अलावा वो भी है, प्रैक्टिकल भी है। लेकिन प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो सिलेबस में नहीं होती। तो इसलिए जब हमने सिलेबस बनाना होता है, सॉरी सोल्यूशन बनाना होता है, या आई के आपका एग्जामिनर जब सोल्यूशन बनाता है, तो वो अपने आप को लिमिट करता है टू द कंटेंट्स ऑफ द सिलेबस। तो इसलिए प्रैक्टिस वाले मेंबर का थोड़ा सा जवाब डिफरेंट हो सकता है आपसे। ठीक है जी। सो ये दिस इज एन एक्सप्लेनेशन कि इसमें आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स को ही लेना है पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, आफ्टर टैक्स को नहीं लेना, क्योंकि आई कैप ने खुद से ये कहा हुआ है। राइट। और प्रैक्टिसिंग मेंबर अगर ये कह रहा है कि आफ्टर टैक्स लो, तो वो गलत नहीं कह रहा, क्योंकि वो उसकी बेसिस और हैं, वो रिटर्न की एक रूल्स हैं जिसके अंदर से ये बात फिर डिराइव होती है। सो अभी हम उस डिटेल में नहीं जा रहे। सो आई थिंक योर क्वेश्चन इज आंसर्ड। अच्छा, ये सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमने यहाँ पे लिख दिया। आगे चलते हैं। द कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्लूड 2.5 लाख अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ स्लो मूविंग स्टॉक। स्लो मूविंग स्टॉक की वजह से आपने कोई प्रोविजन अगर बनाई है, स्लो मूविंग स्टॉक क्या होते हैं ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पहले पढ़ाते हुए, कि जिस वक्त आपकी इन्वेंट्री आप खरीदते हो और वो 3 साल या उससे ज्यादा, अगेन ये प्रैक्टिस की बात है, ये कोई टैक्स लॉ में नहीं लिखा कि 3 साल या उससे ज्यादा, वो उसमें मूवमेंट ना आए, यानी ना तो वो इस्तेमाल हो रही हो ना वो सेल हो रही हो, तो फिर ऑडिटर जब ऑडिट करने जाता है तो वो कहता है यार ये तो स्लो मूविंग स्टॉक है, आप ऐसा करें इसको एक्सपेंस बुक करें, क्योंकि ना तो ये बिक रहा है ना इस्तेमाल हो रहा है। तो अकाउंटिंग के हिसाब से वो एक एक्सपेंस होता है। राइट। लेकिन टैक्स लॉ की नज़र में वो एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि टैक्स लॉ ने इसको एक्सपेंस इनकर्ड को एक्सपेंस मानता है ना, तो ये कोई आपने खर्चा तो नहीं किया, ये तो इन्वेंट्री बस खरीदी हुई है आपने। तो इसलिए कॉस्ट ऑफ सेल्स में से अगर आपने 2.5 लाख रुपया प्रोविजन फॉर स्लो मूविंग स्टॉक माइनस किया है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ सेल में से आपने माइनस किया है स्लो मूविंग स्टॉक 2.5 लाख रुपया, तो टैक्स लॉ की नज़र में ये एक्सपेंस नहीं है। इसलिए मुझे इस 2.5 लाख को क्या कर देना चाहिए, वापस ऐड बैक कर देना चाहिए। दिस इज नॉट एन एक्सपेंस टैक्स लॉ की नज़र में। ओके, उमर से थैंक यू, यू वेलकम। पार्टनर सैलरी देखें। पार्टनर सैलरी कितनी है, सॉरी सवाल पे जाना था पहले। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड सैलरी ऑफ 4.5 लाख पेड टू ईच पार्टनर। पार्टनर की सैलरी क्या एक्सपेंस के तौर पे अलाउड होती है एओपी को? नहीं अलाउड होती। अच्छा, मैं नोट्स को वहां रेफर करूंगा जब बहुत बहुत ट्रिकी एरिया हो, ये तो पता है ना भाई सबको, सबको पता है ना कि पार्टनर की सैलरी एओपी को एक्सपेंस के तौर पे अलाउड नहीं है। ओके, सो दो पार्टनर्स हैं तो 9 लाख रुपए हो गए। 9 लाख रुपए वापस जमा कर दें। ठीक हो गया जी। 4.5 लाख रुपए पेड टू ईच पार्टनर लिखा है ना। उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट, ये ऊपर फाइनेंस कॉस्ट भी आ रही है। इसमें क्या शामिल है? इंटरेस्ट ऑफ 3.25 पेड टू ईच पार्टनर। पार्टनर को इंटरेस्ट दिया हो तो वो अलाउड है एज एक्सपेंस? नहीं। ठीक है, सो आपने नोट्स में जाके बिजनेस इनकम में, बस पेज बता देता हूँ कौन सा रेफर कर लेना। सो डिडक्शंस नॉट अलाउड में चले जाओ, और यहाँ पे ये आखिरी पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है जी। उस तो इसका मतलब 3,25,000 एक्सपेंस के तौर पे अलाउड होगा, यस और नो? नो। इसलिए क्या कर देना चाहिए, वापस ऐड बैक। सोल्यूशन में देखें, 6.5 लाख रुपए वापस ऐड बैक हो गया। 3,25,000 है ना, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, हर पार्टनर को दिया ना इतना। ठीक है जी। अदर इनकम में भी शामिल है कुछ चीजें, देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो लिखा है बैड डेट्स रिकवर्ड 2,25,000। बैड डेट्स रिकवरी जो होती है वो अकाउंटिंग में तो आप इनकम के तौर पे लिखते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन अकाउंटिंग टैक्स लॉ डिफरेंट बात करता है ना, टैक्स लॉ एक डिफरेंट बात करता है।
टैक्स लॉ ये कहता है कि अगर आपके बैड डेट्स रिकवर हुए हैं तो क्या करो, करो ये कि सब्सिक्वेंट रिकवरी में से माइनस कर दो अमाउंट प्रीवियसली नॉट अलाउड एज एक्सपेंस। ठीक है जी। तो सबसे पहला काम तो ये करें कि जो अकाउंटिंग में किया है उसको रिवर्स कर दें। अकाउंटिंग में क्या किया आपने, 2,25,000 को अदर इनकम में लिखा हुआ है। तो सबसे पहला काम ये करें, 2,25,000 को माइनस कर दें, क्योंकि आपने इसको क्या लिखा हुआ है, इनकम में लिखा हुआ है अकाउंटिंग के हिसाब से। तो इसको रिवर्स कर दें। दूसरा काम ये करें कि जो टैक्स लॉ कहता है वो रिकॉर्ड कर लें। टैक्स लॉ क्या कहता है, टैक्स लॉ ये कहता है सब्सिक्वेंट रिकवरी में से माइनस कर दो प्रीवियसली नॉट अलाउड। सो क्या लिखा है यहाँ, जेसी हैड प्रीवियसली रिटर्न ऑफ बैड डेट्स 4 लाख, आपने 4 लाख के बैड डेट्स राइट ऑफ किए एंड इनिशिएटेड अ लीगल एक्शन अगेंस्ट द डेटर टू रिकवर इट। टैक्स अथॉरिटीज अलाउड डिडक्शन ऑफ रुपीज 3 लाख। लेकिन टैक्स अथॉरिटीज ने 4 लाख के एक्सपेंस के बदले में कितना एक्सपेंस माना, 3 लाख। तो कुछ डिसअलाउ कर दिया ना, कितना, 1 लाख डिसअलाउ कर दिया। तो अब टैक्स लॉ ये कह रहा है कि भाई आप क्या करें, सब्सिक्वेंट रिकवरी में से, यानी जो 2,25,000 है उसमें से माइनस कर दें जो अमाउंट नॉट अलाउड है। राइट। तो अमाउंट नॉट अलाउड कितनी है, 1 लाख। वो किस में से माइनस करोगे, सब्सिक्वेंट रिकवरी में से। तो 2,25,000 में से आप माइनस करेंगे 1 लाख, तो क्या बनेगा, 1,25,000। सो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन साथ में इसलिए नहीं लिखी कि वो फिर आप थोड़ा सा अटेंटिव होके बैठेंगे और अपने पास नोट करते जाएंगे। ठीक है। सो हमने ये 1,25,000 कैसे बनाया, 2,25,000 में से जो प्रीवियसली नॉट अलाउड था वो माइनस किया। प्रीवियसली नॉट अलाउड कैसे बनाया, 4 लाख के बैड डेट्स में से 3 लाख जो अलाउ हुआ था वो माइनस करके। ओके जी, अगला बात क्या है, अदर इनकम में आपने शामिल किया हुआ है एक नेट लॉस ऑफ 13,25,000। ये बड़े ध्यान से आपने देखना है जरा, 13,25,000 का लॉस है। क्या टैक्स लॉ भी इसको लॉस मानता है, फ्रॉम एन एनर्जी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 जनवरी 2024 जेसी एंटर्ड इनटू दिस कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज 300 बैरल ऑफ क्रूड ऑयल फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस इंडस्ट्रियल केमिकल्स एमिंग टू hedge अगेंस्ट फ्यूचर प्राइस फ्लक्चुएशंस। अब जिसको हैजिंग वाला एस्पेक्ट नहीं समझ, तो फिर पहले स्पेकुलेशन बिजनेस वाला रिवीजन वीडियो देख लेना। ठीक है। तो मैं ये एक्सप्लेनेशन वहां से आगे स्टार्ट होगी, जब अगर आपको हैजिंग का पता है तो फिर मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर नहीं पता तो मैंने आपको वो जो एक क्लिक टू वॉच वाला डॉक्यूमेंट दिया है, उसमें स्पेकुलेशन बिजनेस आप जाके देखें पहले कि होता क्या है। वो भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो तो इटसेल्फ ही एक आधे घंटे का टॉपिक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ जी, कि आपने एक हैजिंग का कॉन्ट्रैक्ट किया और उससे आपको लॉस हुआ कितना, ये तो आपको बताना चाहिए ना, कितना लॉस, 13,25,000। ठीक है, 13,25,000 का लॉस हुआ। और ये लॉस किससे हुआ, एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट से, जो आपने किस लिए किया था, एमिंग टू हैज अगेंस्ट फ्यूचर प्राइस फ्लक्चुएशंस, कि अगर आपके फ्यूचर के प्राइस फ्लक्चुएशन होंगे तो उससे आपको नुकसान नहीं होगा। ठीक है जी। हैजिंग से कैसे ऐसा होता है, ये फिर आपने उस वीडियो में देख लेना। द कॉन्ट्रैक्ट सेट टू एक्सपायर ऑन 30 जून 2024 वॉज सोल्ड बिफोर इट्स शेड्यूल सेटलमेंट डेट लीडिंग टू द लॉस। तो बहरहाल आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को पहले बेच दिया और उससे आपको लॉस हो गया। राइट। अब स्पेकुलेशन बिजनेस की आपने डेफिनेशन देखनी है जाके, कि क्या ये स्पेकुलेशन बिजनेस है या नहीं है। पहले तो हम ये फैसला करेंगे ना कि क्या ये स्पेकुलेशन बिजनेस है या नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है, लिखा है ना, बिजनेस इन विच कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज सेल कमोडिटी सेटल्ड अदरवाइज देन बाय एक्चुअल डिलीवरी ऑफ कमोडिटी। लेकिन साथ में ये लिखा है डज नॉट इंक्लूड फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स टू गार्ड अगेंस्ट फ्यूचर प्राइस फ्लक्चुएशंस। अगर आपने प्राइस फ्लक्चुएशन के नुकसान से बचने के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं तो फिर वो स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं है। ठीक है जी। तो क्या नतीजा निकला, कि स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं है। अगर ये नॉर्मल बिजनेस है तो क्या इसके लॉस को एडजस्ट किया जा सकता है बिजनेस को बिजनेस के अगेंस्ट, यस, किया जा सकता है। तो कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत है, नो। अब जरा इंपॉर्टेंट ध्यान से एक चीज समझें, ये मैं अब एक खतरनाक बात बताने लगा हूं आपको, जिसमें आपने थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा वो कैसे स्टेबल रखना है, एकदम बेहोश नहीं होना, या ऐसे ट्रॉमा में नहीं जाना। राइट। लेफ्ट साइड पे हार्ट को पकड़ के बेहोश नहीं हो जाना। आई कैप का सोल्यूशन आप देखेंगे ना, तो आई कैप ने अपने सोल्यूशन में लिखा है कि ये स्पेकुलेशन बिजनेस है।
और उसको स्पेकुलेशन बिजनेस कह के अलहदा कर दिया, नॉर्मल बिजनेस से अलहदा कर दिया, राइट। अब अलहदा कर दिया तो स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस क्या नॉर्मल बिजनेस के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। तो आई कैप ने ये ट्रीटमेंट कर दिया। अब जब मैंने ये ट्रीटमेंट देखा, मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल सही नहीं लग रहा मुझे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू आई कैप, क्योंकि आई कैप एक्चुअली मैं ही हूँ ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट ही है ना जो आई कैप है। मैंने कहा एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ता हूँ, उसमें क्या लिखा है। आई कैप एग्जामिनर ने बकायदा उसमें शिकवा किया कि स्टूडेंट ने इसको नॉर्मल बिजनेस ही ट्रीट कर दिया है और इसको स्पेशल बिजनेस नहीं माना, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स ने मार्क्स लूज किए। नाउ अब ये मेरे लिए इतना डिस्टर्बिंग कमेंट था, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग में तो ये स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं है। डेफिनेशन के मुताबिक स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं बनता है, राइट। और स्पेकुलेशन बिजनेस अगर नहीं बनता है तो इसका मतलब नॉर्मल बिजनेस है। अगर नॉर्मल बिजनेस है तो इसका मतलब बिजनेस का लॉस बिजनेस के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है, राइट। सो दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस। अब इसमें आई कैप की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल डिफरेंट है, राइट। लेकिन अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ जिससे आपका जख्म थोड़ा सा वो भर जाएगा। वो ये कि इस किस्म की जो एडजस्टमेंट है, इसके नंबर कितने हैं, एक या दो? अगर आप मार्किंग स्कीम देखेंगे तो एक या दो नंबर से ज्यादा नहीं है। अगर किसी ने उसको लॉस ट्रीट कर लिया है स्पेकुलेशन बिजनेस, तो गलत ट्रीट किया अगर फर्ज कर लो, तो दो नंबर लूज करेगा। तो बताने का मकसद ये है कि वंस इन अ ब्लू मून को 8-10 अटेम्प्टों में कई बार एक दफा ऐसा हो जाता है कि आपके एग्जामिनर की अंडरस्टैंडिंग एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखती है, जो कि जो थ्योरेटिकल बेस होती है उससे डिफरेंट होती है, राइट। लेकिन वो इतनी फैटल नहीं होती कि वो आप उसकी वजह से फेल ही हो जाए। आप समझ रहे हैं? अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो क्या होता है, आप कहते हैं ओहो ये तो एग्जाम, ये तो हो ये तो आई कैप नहीं गलत कर दी, मैं इसलिए फेल हो गया हूँ। भाई ये एक दो तीन बहुत भी होंगे, तीन नंबर से ज्यादा की एडजस्टमेंट ही नहीं है, ठीक है। तो बाकी भी तो है 97 नंबर, उसमें आपने क्या प्ले किया है? तो इसलिए इस चीज से आपने वो नहीं होना कि अगर यहाँ पे मैंने मेरी अंडरस्टैंड, अगर फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ये सोच सकता है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग में तो ये स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं है, ये नॉर्मल बिजनेस है, और वो सही सोच रहा है, मेरी अंडरस्टैंडिंग में सही कह रहा है। और इसका मतलब ये है कि ये लॉस जो है बिजनेस का बिजनेस के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाए तो कोई मसला नहीं है। अब मेरी अंडरस्टैंड आई कैप की डिफरेंट है तो आई कैप तो मेरे नंबर काट लेगा। आपने कभी देखा है वो एग्जामिनर एग्जाम की जो इन्विजिलेटर होता है, वो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि वो आके कहे कि स्टूडेंट्स प्लीज पे अटेंशन, गो टू क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे जो फिगर है वो 300 नहीं है बल्कि 400 है, इस तरह से होता है कभी? और स्टूडेंट फिर कैसे बिहेव करते, ओह नो, मतलब जैसे कर चुके थे सवाल, बाकी सारा जिसने अभी सवाल पढ़ा भी नहीं होता ना, वो भी ओह नो ये क्या, हम सवाल को चेंज कर, सारा मेरा टाइम जाया कर, राइट। सो हम वो इरिटेट ऐसे हो जाते हैं कि जैसे मतलब कर चुके थे बस, कंप्लीट अभी देने ही वाले, हालांकि वो तो बेचारे कहीं आधे शुरू के आधे घंटे में या 20 मिनट में ही आके करेक्शन बता देते हैं। लेकिन वो हमारा स्टूडेंट का एकदम ओ नो यार ये क्या कर दिया यार एग्जामिनर ने, राइट। तो वो ये इस तरह की फीलिंग में नहीं जाना है आपने, ये एक आधे नंबर की कहीं को 8-10 साल में कोई एक आधी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके जी, सो हम इसको वही ट्रीट करेंगे जो शरीयत कहती है, टैक्स लॉ की शरीयत के मुताबिक चलेंगे हम। और हमारे ख्याल से ये स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं है, क्योंकि आपने फ्यूचर प्राइस फ्लक्चुएशन को हेज करने के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं है। इसलिए अगर स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं है तो नॉर्मल बिजनेस के अगेंस्ट का लॉस एडजस्ट हो सकता है। तो अगर हो सकता है तो यही किया हुआ है ना यहाँ पे भी, अदर इनकम में आपने नेट लॉस एडजस्ट किया हुआ है, तो टैक्स लॉ के मुताबिक भी ठीक है, सही एडजस्ट किया हुआ है, तो कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, राइट जी। आगे देखें, पॉइंट नंबर 5। ऑन 1 मई 2024 सुल्ताना पार्टनर है, पार्टनर है, यस, विद जमशेद परमिशन, जमशेद से इजाजत ली उसने, एंड मूव सम ऑफ द ऑफिस फर्नीचर टू हर रेजिडेंस फॉर पर्सनल यूज, अपने जाती इस्तेमाल में ले गई कुछ फर्नीचर। The market price of the furniture at the time was 2 million. The furniture was initially purchased on 1st July for 1.6 million. पहली चीज तो ये देखें कि क्या है ये, फिक्स एसेट है या स्टॉक एंड ट्रेड है? हम्म, क्योंकि ऑफिस फर्नीचर लिखा हुआ है ना, और वैसे भी आप बनाते क्या हैं, केमिकल्स, ऊपर बताया है ना सवाल में। तो फिक्स एसेट ही होगा ना ऑफिस फर्नीचर आपके लिए। तो फिक्स एसेट अगर सुल्ताना ले गई है ऑफिस का उठा के अपने घर, बेशक जमशेद की परमिशन से ही ले गई है, अगर ये ना भी लिखा होता, अगर लिखा होता विदाउट परमिशन ऑफ जमशेद ले गई है, तो भी क्या हो रहा था? ये देखें क्या लिखा हुआ है डिस्पोजल का डेफिनेशन।
पुट होली टू प्राइवेट यूज फ्रॉम बिजनेस यूज। तो ये डिस्पोजल है टैक्स लॉ की नजर में। जब डिस्पोजल हो तो आपको क्या करना होता है, कंसिडरेशन में से रिटर्न ऑन वैल्यू माइनस करना होता है। कंसिडरेशन जो है वो क्या होती है, कंपेयर करते हैं आप फेयर मार्केट वैल्यू के साथ। लेकिन इसमें यहाँ पे अगर आप आगे देखेंगे, इफ एसेट अप्लाइड टू पर्सनल यूज फ्रॉम बिजनेस यूज, तो भी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट ही कंसिडरेशन मानी जाती है। ये बकायदा स्पेसिफिकली लिखा है टैक्स लॉ में। ठीक है भाई, तो सारे मसले हल हो गए। पहली चीज आपको ये समझ आ गया कि ये डिस्पोजल है टैक्स लॉ की नजर में। दूसरी चीज आपको ये समझ आ गया कि मुझे इसका गेन और लॉस वर्कआउट करना है। गेन और लॉस वर्कआउट करने के लिए आपको क्या चाहिए, कंसिडरेशन और रिटर्न ऑन वैल्यू। चलें जी, अब जरा कैलकुलेट करते हैं। वर्किंग बनाए एक ऑफिस फर्नीचर की, वर्किंग नंबर कॉल इट वर्किंग 2। कंसिडरेशन लिखेंगे 2 मिलियन दी हुई है सवाल में, फेयर मार्केट वैल्यू दी हुई है ना। रिटर्न ऑन वैल्यू कैसे बनाएंगे, आप सिंपली उसकी कॉस्ट लिखें। कॉस्ट ये 1.6 मिलियन देखो सवाल में दी हुई है। और ये खरीदा कब है आपने, 1 जुलाई 2021। टैक्स ईयर कौन सा बनेगा, 2022। तो आपने डेप्रिसिएशन लेनी है 2022 की और 2023 की। 24 में तो डिस्पोजल हो रहा है, ईयर ऑफ डिस्पोजल में कोई डेप्रिसिएशन नहीं होगी। तो 2 साल की डेप्रिसिएशन, रेट 15% दिया हुआ होगा आपको एग्जाम में। तो ये आ गया जी आपके पास रिटर्न ऑन वैल्यू। इसको माइनस करें तो अगर जवाब पॉजिटिव है तो गेन है। तो 8,40,000 ऑफिस फर्नीचर गेन होगा बिजनेस इनकम में। डेप्सिबल एसेट का गेन और लॉस कहाँ आता है, बिजनेस इनकम में। जी। हाँ हाँ हाँ, कंसिडरेशन एक्सीड कर रही है कॉस्ट से। ठीक है, नहीं वो किस केस में होता है। तो जब इस तरह की चीज आपके जहन में आए फौरन वो प्रूविंग ऑफ लॉ पढ़ें जाके। ठीक है, प्रूविंग ऑफ लॉ क्या थी, यही है ना, यही है। ठीक है, क्या लिखा है इसमें, immovable। जब वो प्रूविंग ऑफ लॉ पढ़ेंगे आपको खुद ही पता चलेगा, नहीं यहाँ पे ये नहीं है, ये मूवेबल के लिए है। ठीक है, तो चूंकि वो घर लेगी इसका मतलब फर्नीचर क्या है, मूवेबल है, राइट। ओके, डेप्रिसिएशन का रेट ये इसमें देखें ना, आपका जो क्वेश्चन पेपर है इसके एंड पे नहीं है। हाँ, देखें जरा क्वेश्चन पेपर के एंड पे। डेप्रिसिएशन के रेट ये देखें। ठीक है, सो क्वेश्चन में दिया, जो क्वेश्चन पेपर है उसमें दिया हुआ होगा टैक्स के रेट्स और डेप्रिसिएशन के रेट, ये एग्जामिनर आपको बताएगा। हाँ जी भाई, यहाँ तक मसला, एनी और प्रॉब्लम, एनी अदर प्रॉब्लम, सब अच्छा है। चलें, एओपी का मामला खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ से आगे क्या है, फर्दर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सुल्ताना। तो एओपी को कंक्लूड कर लेते हैं। ये आपने बिजनेस इनकम बना ली, 15,05,44,000। ठीक है जी, इसको क्या करेंगे बिजनेस इनकम को, पेज 3 पे चले जाएं। ये जमशेद केमिकल रेजिडेंट एओपी टैक्स ईयर 2024 हेडिंग आ गई। बिजनेस इनकम हमने लिख दिया ये। टैक्सेबल इनकम और टोटल इनकम यही बनेगी, क्योंकि कोई डिडक्टिबल अलाउंस नहीं है। टैक्स रेट तो देख लोगे ना भाई, इन दो फिगर्स में तो मसला नहीं है। टैक्स इम्पोज तक को मसला तो नहीं है, टैक्स स्लैब अगर आपको दियो आप टैक्स सेलिब्रेट कर लेंगे। टैक्स रेट सवाल में है नहीं, तो ये बन गई टैक्स डिमांड। डन हो गया जी। ओके, अब इसमें देखें, जब आप सोल्यूशन बना रहे होंगे तो आप ये कर सकते हैं कि आप टैक्सेबल इनकम स्लैश टोटल इनकम लिख दें। तो आपको तो पता है डिडक्टिबल अलाउंस नहीं है। ठीक है, तो बेशक आप इस तरह से अलग से ना लिखें। ठीक है, टोटल इनकम स्लैश टैक्सेबल इनकम। इसी तरह टैक्स इम्पोज के आगे अगर टैक्स क्रेडिट्स भी नहीं है और विदहोल्डिंग टैक्स भी नहीं है, तो बस यही है टैक्स लायबिलिटी, इसी को ही लिख दें। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम जरा दूसरे पार्टनर की बात करते हैं, सुल्ताना की। सुल्ताना की कोई इनकम बताई हुई है सवाल में, वो देखें क्या है। ऑन 1 जुलाई 2023, सुल्ताना लेट आउट हर प्लॉट ऑफ लैंड इन कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया। कौन सा हेड ऑफ इनकम बनेगा, प्रॉपर्टी इनकम। ठीक है, भाई को दिया
इम्पोर्ट हाउस एट मंथली रेंट ऑफ 1 लाख, 1 लाख का मंथली रेंट। द प्रीवेलिंग फेयर मार्केट रेंट इज 1,70,000। तो 1,70 लेंगे या 1 लाख लेंगे? 1,70 लेंगे। ये आपने खुद ही फैसला किया है या लॉ ने आपको कहा है? हाँ। प्रॉपर्टी इनकम में ये आपने पढ़ा, क्या पढ़ा? रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल और फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर। तो इसका मतलब कौन सी फिगर लूंगा मैं? 1,70,000 पर मंथ है, तो कितने महीने का? कब से दिया रेंट पे? 1 जुलाई 2023। तो 12 महीने बन गए। ठीक है जी। तो प्रॉपर्टी इनकम में सबसे आप लिखे ऊपर जाके, एक्चुअल है 1 लाख, पे मार्केट रेंट है 1,70, इसमें से हायर हुआ 1,70। तो 1,70 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो क्या बनेगा? 20,40,000। समझ आ रही भी बात की? सो रेंट चार्जेबल टू टैक्स में तीन चीजें होती हैं, फोरफिटेड डिपॉजिट भी और अनरजिस्टेबल एडवांस भी। अनरजिस्टेबल एडवांस आप नहीं करते, किसके केस में? किसके केस में नहीं करते भाई? नॉन एडजस्टेबल एडवांस सिर्फ किस केस में होता है? बिल्डिंग। यहाँ पे क्या है? प्लॉट ऑफ लैंड। प्लॉट ऑफ लैंड है ना? क्यों भाई, पता है सबको? प्लॉट ऑफ लैंड। तो इसका मतलब ये जो आगे जितनी बात लिखी है, नॉन एडजस्टेबल डिपॉजिट, रिफंड, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, इसका कोई इम्पैक्ट होगा मेरे सोल्यूशन पे? नहीं, क्योंकि ये बात ही लैंड की हो रही है। तो लैंड पे तो इन सारी चीजों का कोई इम्पैक्ट नहीं होता। ठीक है जी। और कोई हम रिपेयर अलाउंस माइनस करेंगे 1/5? नहीं, क्योंकि ये क्या है? लैंड है। अगर ये बिल्डिंग होती तो हम 1/5 रिपेयर अलाउंस जरूर बनाते, चाहे रिपेयर का एक्सपेंस ना भी दिया हो। अगर यहाँ पे कोई रिपेयर का खर्चा दिया हो, लैंड के केस में रिपेयर यूजली होती नहीं है। हाँ, बिल्डिंग के केस में अगर रिपेयर का खर्चा दिया हो उसको इग्नोर कर देंगे, आप 1/5 रिपेयर अलाउंस लेंगे। ठीक है। जी, तब भी करना है। हाँ, चाहे रिपेयर का लफ्ज भी ना लिखा हो सवाल में, तो भी बिल्डिंग के केस में आपने 1/5 रिपेयर अलाउंस माइनस करना है। प्रॉपर्टी की फिगर फाइनल हो गई जी, 20,40,000। डन है। आगे देखें। और इन 2021 सुल्ताना रिसीव 2,000 शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी लकी इनकॉर्पोरेशन। इसका मतलब कैपिटल गेन्स का सिनेरियो बन सकता है, जो कि यूएसए में लिस्टेड है, फ्रॉम हर फ्रेंड जमीला एज अ गिफ्ट। जमीला से गिफ्ट के तौर पे आपको शेयर मिले। जमीला ने ये खरीदे थे कितने के? 45 पर शेयर के हिसाब से। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर वाज 120। जब आपको शेयर मिले तब कितने का था? 120 का। ऑन 1 जनवरी 2024 सुल्ताना डिस्पोज ऑफ दीज शेयर्स फॉर 200 पर शेयर एंड पेड 82,000 एज टैक्सेस इन यूएसए। अच्छा जी। कैपिटल गेन्स में आपको दो फिगर्स चाहिए होते हैं, एक कंसिडरेशन, दूसरा कॉस्ट। कंसिडरेशन में कोई मसला है यहाँ? नहीं है, क्योंकि आपको डिस्पोजल की वैल्यू बताई हुई है कितनी? 200 पर शेयर। और कितने शेयर हैं टोटल? 2,000। तो कंसिडरेशन तो बना लो ना, सीधा दिया हुआ है 200 का शेयर है बिका, और 2,000 रुपये उसकी नंबर ऑफ शेयर्स है। तो इसका मतलब 4 लाख रुपए आपकी कंसिडरेशन हो गई। अब अगला मसला है कॉस्ट का। अब जरा गिफ्ट को अंडरस्टैंड करें। अगर आपको लेट्स से ए बी सी तीन पर्सन हैं, ए ने बी को गिफ्ट दिया। ठीक है। ए के लिए डिस्पोजल होगा और उसके ऊपर कैपिटल गेन वर्कआउट करना है या नहीं करना, ये अब पहले तो ये डिसाइड करते हैं कि ए ने गिफ्ट दिया किसको? बी को। तो क्या ए के लिए डिस्पोजल है और कैपिटल गेन्स वर्कआउट किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे? तो इसका आंसर क्या है कि आप देखोगे कि क्या वो रिलेटिव हैं या नहीं। अगर तो रिलेटिव है, पहले हम रिलेटिव का केस डिस्कस कर लेते हैं कि लेट्स से भाई ने भाई को या बाप ने बेटे को गिफ्ट दिया, ए ने बी को गिफ्ट दिया, एंड दे आर रिलेटिव्स, राइट? तो ए के लिए कोई गेन हो लॉस होगा? आंसर इज नो। बी के लिए कोई इनकम होगी? आंसर इज नो। ठीक है। जब बी इसको डिस्पोज ऑफ करेगा तो उसके लिए कैपिटल गेन होगा या इनकम होगी? यस। ठीक है जी। वो इनकम कैसे वर्कआउट होगी? जो भी कंसिडरेशन है उसमें से माइनस की जाएगी कॉस्ट।
और कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट वो होगी जितने का ए ने खरीदा था। ट्रांसफरर की जो कॉस्ट थी, अब्बा जी ने जितने का खरीदा था वही कॉस्ट होगी। ठीक है जी। अब दूसरा सिनेरियो देखें, अगर ए ने बी को गिफ्ट दिया और दे आर नॉट रिलेटिव्स, तो ए के लिए डिस्पोजल है, उसके लिए कैपिटल गेन्स वर्कआउट करेंगे, और बी के लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है एज अ गिफ्ट, और फेयर मार्केट वैल्यू पे इस ट्रांजेक्शन को उसके लिए कंसिडरेशन बनाया जाएगा और उसके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बनाया जाएगा, राइट। जब बी इसको डिस्पोज ऑफ करेगा तो बिल्कुल कैपिटल गेन्स वर्कआउट किए जाएंगे, अगर वो कैपिटल एसेट है तो। कंसिडरेशन वही होगी जितने का आपने बेचा, और कॉस्ट क्या होगी? जितना आपके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बना था, जितना आपके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बना था, यानी कि मार्केट वैल्यू, राइट। सो ये दो सिचुएशंस आपने ध्यान में रखनी है। इसके लिए मैंने एक पिक्चर भी ग्रुप में शेयर की थी, आज दोबारा कर दूंगा, गिफ्ट्स वाली। उसमें ही सिनेरियोज एक्सप्लेन हुए हैं। अच्छा जी, अब इस सिचुएशन को जहन में रखें। ये जो गिफ्ट दे रही है जमीला, रिलेटिव है इसकी, देखें जरा। नो, इसका मतलब जमीला से जब इसको मिला होगा तो इसके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगा। हम तो सुल्ताना की टैक्सेशन कर रहे हैं ना, हमने सुल्ताना तक की बात रखनी है। तो सुल्ताना के लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगा, और कितनी अमाउंट से होगा? जितनी उस दिन की मार्केट वैल्यू होगी। मार्केट वैल्यू कितनी थी? द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर वाज 120। 120 रुपए थी। तो 120 रुपए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगी। ठीक है जी। लेकिन ये उस साल में होगी जिस साल में उसका शेयर मिले थे। शेयर मिले कब थे? 2021 में। तो इसका मतलब अभी तो कुछ नहीं होगा ना इनकम में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में अभी कुछ होगा नहीं। 2024 की कैलकुलेशन आप बना रहे हो। 2024 में क्या हुआ? आपने बेच दिया। कब बेचा है? देखो बेचने की डेट क्या लिखी है, जनवरी 2024। इसका मतलब मेरे टैक्स ईयर में आ गया ना। तो अब कैपिटल गेन्स वर्कआउट करने हैं। तो कंसिडरेशन आपने निकाल ली है, कॉस्ट क्या होगी? वही 120, जितने क्या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में बना। तो 120 को मल्टीप्लाई करोगे आप किससे? 2000 से, एंड दैट विल बी योर कॉस्ट। बन गया जी 1,60,000। क्लियर? सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम होगा या नहीं होगा? क्योंकि शेयर है ना, तो आपको देखना पड़ेगा कैपिटल गेन्स में। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम कब होता है? जब हो सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या होता है? शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या होता है? हाँ, तो कहाँ पे था भाई पब्लिक कंपनी? ये है। तो अगर एक कंपनी यूएसए में लिस्टेड है तो पब्लिक कंपनी बनती है पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक? नहीं, नहीं बनती। तो अगर पब्लिक कंपनी नहीं है तो इसका मतलब उसका शेयर सिक्योरिटी नहीं है। अगर शेयर सिक्योरिटी नहीं है तो फिर सेपरेट ब्लॉक नहीं है, नॉर्मल टैक्स regime में आएगा कैपिटल गेन। डन हो गया जी। आगे देखें अगली बात क्या है। सुल्ताना इज ऑल्सो रिनोन्ड ऑथर, और इसने क्या किया? न्यूमरस बुक्स लिखी, और ओशन पैसिफिक ब्ला ब्ला ब्ला। इन दिसंबर 2023 शी रिसीव्ड अ लम सम पेमेंट ऑफ 5,04,000 एज रॉयल्टी फॉर हिज लेटेस्ट वर्क। तो रॉयल्टी का हेड ऑफ इनकम कौन सा होता है? ये फैसला करना पड़ेगा ना। हाँ, कहीं लिखा नजर आ रहा है किसी को रॉयल्टी? जी। हाँ, ये एक चीज स्किप कर गए हम। टैक्स जो है, ये जो 82,000 रुपये आपने यूएसए में पे किया, इसको क्या करें? इसका फॉरेन टैक्स क्रेडिट बनेगा। हाँ ठीक है, फॉरेन टैक्स क्रेडिट बनेगा। तो इसके लिए एक वर्किंग बना लेते हैं आगे। ये आगे बनी हुई है फॉरेन टैक्स क्रेडिट। फॉरेन टैक्स पेड इज 82,000। ठीक है जी, हमजा खान बिल्कुल सही कह रहे हैं। 82,000 को किससे कंपेयर करना होता है? जो भी फॉरेन सोर्स इनकम थी। फॉरेन सोर्स इनकम कितनी है? ये है ना 1,60,000। फॉरेन सोर्स इनकम के ऊपर पाकिस्तान टैक्स वर्कआउट करेंगे और उसको कंपेयर करेंगे 82,000 से। तो अभी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि अभी इनकम फाइनल नहीं हुई। अच्छा जी, रॉयल्टी जो है वो कौन से हेड ऑफ इनकम में जा रही है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। सो 5,04,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। और इसी के बारे में ये पार्ट बी लिखा है कि आप इसमें बताएं कि इसके पास कोई और ऑप्शन भी अवेलेबल है। कोई अदर ऑप्शन है इसके पास? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कहाँ पे लिखा है था, कहाँ पढ़ा था हमने? टैक्सेशन और इंडिविजुअल ऑथर्स। ठीक है। सो अगर एक ऑथर को किताब लिखने के रॉयल्टी मिले और उसको किताब लिखने में 24 महीने से ज्यादा लगे, तो वो चाहे तो उसको 3 साल पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है।
तो ये उसके पास ऑप्शन अवेलेबल है, ये आपने बता देना है। ठीक है, ये ऑप्शन उसके पास अवेलेबल है। डन हो गया जी। ओके, सो रॉयल्टीज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये चूंकि स्ट्रेट फिगर है इसलिए हम इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लिखेंगे, 5,04,000। अब सुल्ताना की टैक्सेशन फाइनल हो रही है भाई। प्रॉपर्टी इनकम आपने वर्कआउट की, कैपिटल गेन आपने वर्कआउट किया, सो ये आपकी टैक्सेबल इनकम बन गई। ठीक है जी। अब क्या करना है, एओपी का पार्टनर है ये, एओपी का शेयर ऐड करना है। एओपी का शेयर कैसे वर्कआउट होगा, वही एओपी का प्रॉफिट ले लें, 15 लाख, सॉरी 15,544,000। ये एओपी इनकम कहाँ से आ रही है, जरा फिगर देखो, ये नजर आ रही सबको। ठीक है, सो ये आपने पूरी, अब ये डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के दरमियान। तो कैसे करेंगे, पहले सैलरी लिखेंगे, फिर इंटरेस्ट लिखेंगे, और जो बाकी बचेगा 13,994,000, इसको तीनों में, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इक्वली। तो ये अब वो बन गई अमाउंट सुल्ताना के केस में, जो टैक्स पर्पसेस के, रेट पर्पसेस के लिए उसकी इनकम में ऐड होगी। ठीक है भाई, समझ आ रही बात की। उमर अरशद इज सेइंग 24 मंथ से ज्यादा है पीरियड, हाँ जी ज्यादा है ना, तो इसलिए आपके पास चॉइस है, आप चाहें तो उसको 3 साल पे करें, चाहे तो ना करें। तो उसने आपसे चॉइस पूछी है, ये नहीं कहा कि करके भी बताओ रॉयल्टी के केस में। अच्छा जी, सो ये जो आपने फिगर निकाली, ये यही वर्कआउट की थी ना अभी, एओपी से शेयर, ये इस इनकम में 27,04,000 में आप ऐड करेंगे, और ये एक इनकम बनेगी 10,476। इसके ऊपर रेट ऑफ टैक्स लगाएंगे तो ये बनेगा टैक्स। इस टैक्स से इस इनकम का परसेंटेज निकालेंगे, कितना परसेंट बना, 28.94%। ठीक है जी। अगर आप इसको राउंड ऑफ भी कर लें, 29% बनेगा तो भी ठीक है। 29% से करोगे तो, आई कैप ने एक्चुअली इसको राउंड ऑफ करके बनाया हुआ है कैलकुलेशन, तो राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, 2 डेसिमल तक भी रख सकते हैं, डजेंट मैटर। अगर आपने ये जिस तरह ये बना हुआ ये बना दिया ना, एग्जामिनर कहेगा यार बस छोड़ दो, बस इसको पास करो, कुछ कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, बाकी सवाल छोड़ दो इसके। समझ रहे हैं बात, यही नहीं भाई, यही बना ले तो बहुत बड़ी बात है, राइट। ओके जी, सो अब टैक्स इम्पोज कैसे वर्कआउट हुआ है, चलें ये बताएं जरा, ये फिगर किस दो को मल्टीप्लाई करके हासिल हुआ है। आगे के नंबर मिल जाएंगे, हाँ स्टेप्स के नंबर होते हैं, अगर आपकी एक फिगर गलत है उसकी बुनियाद पे आगे सारी कैलकुलेशन। हाँ 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 ठीक, बिल्कुल सही। ये बड़ी दफा है कि आपने सेमिनार्स में क्लैरिफाई किया है, जो एग्जामिनेशन डायरेक्टर है उन्होंने खुद ये बोला है, ये रिटर्न बड़ी जगह पे आई कि आपके उसमें लिखा है मार्किंग स्कीम्स में, कि स्टेप्स के नंबर होते हैं, अगर एक फिगर गलत है उसके उससे अगली फिगर गलत बन जाती है तो उसके नंबर नहीं कटेंगे। अच्छा जी, ये जरा बताएं, 782,498 किन दो फिगर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। एक्चुअल टैक्सेबल इनकम कितनी है, 2,704,000, और उसको मल्टीप्लाई करें किससे, 28.9। ठीक है जी। टैक्स क्रेडिट अब वर्कआउट कैसे होगा, पाकिस्तान टैक्स वर्कआउट करना पड़ेगा। पाकिस्तान टैक्स किस इनकम पे वर्कआउट करेंगे, 1,60,000 पे। 1,60,000 पे पाकिस्तान टैक्स अगर वर्कआउट करना है, चलें वैसे तो हुआ हुआ है लेकिन वैसे जस्ट फॉर योर इंटरेस्ट, 1,60,000 है ना फॉरेन सोर्स इनकम, इस पे पाकिस्तान टैक्स वर्कआउट करना है। 1,60,000 किससे मल्टीप्लाई करूं, 28.94%। ठीक है, 28.94 डिवाइड बाय 100, कितना बना, 46,304। तो 28.94 कैसे बना था, वो 3,031,600 को डिवाइड किया था हमने 10,476,000 से। ठीक है, ओके, सो 46,302, इसको मैं कंपेयर करूंगा फॉरेन टैक्स के साथ,
फॉरेन टैक्स रेट में जाएं। पाकिस्तान टैक्स ऑन फॉरेन सोर्स इनकम है 1,60,000, टैक्स रेट है 28.94। ये पाकिस्तान टैक्स बन गया जी। कम कौन सा है इन दोनों में, कम कौन सा है? लोअर ऑफ अबव 46,302। सो ये आपका बना जी टैक्स क्रेडिट। ये आप टैक्स क्रेडिट माइनस कर दें एंड दिस इज इट। एक्चुअल टैक्सेबल इनकम को नहीं, टैक्स फॉरेन टैक्स क्रेडिट के केस में एक्चुअल टैक्सेबल इनकम को नहीं लेंगे। ये जरा सुनना इंपॉर्टेंट सवाल है। टैक्स क्रेडिट्स, फॉरेन टैक्स क्रेडिट। अच्छा, ये है एवरेज रेट ऑफ पाकिस्तान इनकम टैक्स। ये कैसे वर्कआउट होगा? टैक्स इम्पोज को डिवाइड करना है टैक्सेबल इनकम से। अच्छा हाँ, ये चूंकि एओपी का सिनेरियो है ना, अगर आप इसमें ऐसा करेंगे तो भी आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ये एक टेस्ट केस के तौर पे देखें कि अगर मैं ये करूं, अभी मैंने क्या किया है, मैं 30, 31, 600 को डिवाइड किया इससे, तो ये रेट बना, राइट। अगर मैं इस टैक्स इम्पोज को इससे डिवाइड करूं तो क्या रेट बनेगा? अगर मैं 782,498, यही है ना टैक्स, इसको मैं डिवाइड करता हूँ, एक्चुअल टैक्स पे इनकम कितनी है? 2,704,000, ठीक हो गया, इंटू 100। तो क्या रेट बन, वही बना 28.94। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप इसको इससे डिवाइड करो तो ये रेट बनता है, राइट। और चूंकि मैं ये रेट इससे मल्टीप्लाई करके ये टैक्स बनाता हूं, तो इसका मतलब ये है कि मैं इस टैक्स को अगर इस इनकम से डिवाइड करूं तो फिर यही रेट बनेगा ना, ठीक है। तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे, अगर आप वो लेंगे तो भी ठीक है। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 आसान सा है। पता चल रहा है ना, अब आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, ठीक है। एक सवाल करके क्या कंडीशन हो रही है? अभी आपने तो किया भी नहीं है, आप तो देख रहे हैं सिर्फ। क्वेश्चन अभी हमने 7-8 सवाल करने हैं, उसके बाद उठेंगे, ब्रेक करेंगे, ठीक है। समझ आ रही है ना? 2 पेपर हैं आज जो हमने सॉल्व करने हैं। थोड़ा आपको आइडिया मिलना कि कैसे होता है एग्जाम में, क्या सिचुएशन होती है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 2, नजीब इज रेजिडेंट इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का सवाल है। वर्किंग एट PGAL फॉर पास्ट 8 years, ऑन 31 जुलाई 2023 ही रिटायर्ड। रिटायर हो रहा है कब? इस साल के पहले महीने में, मेरे साल के पहले महीने में, 2024 के पहले महीने में। और फाइनल सेटलमेंट में उसको कुछ पैसे मिल रहे हैं। पैसे कब मिल रहे हैं? 15 अगस्त 2023 को, ठीक है जी। पैसे क्या है? ग्रॉस सैलरी सारी टैक्सेबल, फ्यूल अलाउंस सारा टैक्सेबल, लीव इनकैशमेंट सारा टैक्सेबल। कुछ भी एग्जाम नहीं है ना अभी तक तो। लीव इनकैशमेंट सिर्फ कौन सी एग्जाम है? हाँ, LPR की इनकैशमेंट, ठीक है। तो सिर्फ स्लाइड एक दफा उस पर जाके आगे चल जाते हैं। तो ये लीव इनकैशमेंट की प्रोविजन है, ये भी सारी एग्जाम्प्ट। उसके बाद प्रोविडेंट फंड का बैलेंस मिला आपको। प्रोविडेंट फंड के बारे में नीचे क्या लिखा है? प्रोविडेंट फंड इज रिकॉग्नाइज्ड। तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड हो तो क्या हो जाता है? जब एक्यूमुलेटेड बैलेंस मिलता है तो फिर कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता, ऐसे ही है जी। तो इसका मतलब ये भी एग्जाम्प्ट हो गया सारे का सारा। प्रोविडेंट फंड बैलेंस, इंटरेस्ट इनकम, ये भी एग्जाम्प्ट हो गया क्योंकि रिकॉग्नाइज है। उसके बाद ग्रेचुटी। ग्रेचुटी के केस में क्या लिखा है? अप्रूव्ड बाय
कमिश्नर, कमिश्नर ने ग्रेच्युटी अप्रूव किया हो तो क्या होता है? हाँ, टोटली एग्जेम्प्ट, टोटली एग्जेम्प्ट है ना। ठीक हो गया। अप्रूव बाय कमिश्नर इनकम टैक्स, CITs कमिश्नर इनकम टैक्स। तो कौन कौन सी अमाउंट एग्जेम्प्ट हो गई? 3 मिलियन, 6 लाख और 9 लाख। बाकी सारा टैक्सेबल है। तो आप तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहां तक आप पहुंच गए ऑलरेडी। पीछे की सारी अमाउंट टैक्सेबल और आखिरी 3 एग्जेम्प्ट। ठीक है जी, आगे देखें क्या है। नजीब हैड obtained इंटरेस्ट फ्री लोन, कितना था? 20 लाख रुपए का, फ्रॉम पागल। पागल से ही लिया होगा जरा, 20 लाख इंटरेस्ट फ्री दे दिया उसने। 80% ऑफ द अमाउंट रिकवर्ड एंड द रिमेनिंग अमाउंट वॉज वेव्ड बाय PGAL। तो जो अमाउंट वेव ऑफ की है वो कितनी है? हाँ, 4 लाख कैसे बना? 20%। तो जो अमाउंट वेव्ड ऑफ है वो तो इनकम बनेगा ना, इनकम बन गया। लेकिन इंटरेस्ट फ्री लोन है, इंटरेस्ट फ्री लोन जो है वो कुछ 1 मिलियन से ज्यादा है ना, 1 मिलियन से ज्यादा है ना, 2 मिलियन का है। हाँ, हाँ बोले। हाँ, नहीं इस साल में कुछ ऐसा तो आउटस्टैंडिंग रहा है ना, 1 महीना तो उसने नौकरी की है। 31 जुलाई को रिटायर हो रहा है ना। तो 31 जुलाई को आपने 80% अमाउंट रिकवर कर ली और बाकी वेव ऑफ कर दी। तो अब 31 जुलाई तक इसका मतलब 2 मिलियन तो आउटस्टैंडिंग था ना। तो 2 मिलियन का 10%, 10% होगा ना मार्कअप, 10% और डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि 1 महीने का लेना है ना। 16,667। ठीक है जी, तो इसको आप अपनी इनकम में लिखेंगे मार्कअप। ये समझ आया भाई सबको? क्योंकि 1 महीना है, बेंचमार्क रेट है ना इंटरेस्ट फ्री लोन के लिए। इंटरेस्ट फ्री लोन, ये देखें, ये सैलरी का चैप्टर, उसके बाद डेफिनेशन, उसके बाद इंटरेस्ट फ्री लोन। ठीक है, बेंचमार्क रेट है ना 10%। हमजा क्या हो गया आपको? ठीक है। हाँ जी, इंटरेस्ट फ्री लोन के केस में क्या होता है कि आप 10% से एक मार्कअप कैलकुलेट करते हैं और उस मार्कअप को किधर ले जाते हैं? सैलरी इनकम में। मार्कअप कैलकुलेट करके सैलरी इनकम में ले जाते हो ना। तो मार्कअप किस रेट पे कैलकुलेट करना होता है? 10% से। ठीक है। तो 10% से मार्कअप कैलकुलेट करेंगे आप कितनी अमाउंट पे? लोन की अमाउंट देखो कितनी है, 20 लाख। 20 लाख पे 10% से मार्कअप कैलकुलेट कर लो कितना बनेगा, 2 लाख रुपए। लेकिन ये 2 लाख का मार्कअप होता है 1 साल का। आपका लोन जो है वो सिर्फ 1 महीना आउटस्टैंडिंग रहा है। तो 2 लाख को डिवाइड करोगे आप किससे? 12 से। ठीक है, 12 से डिवाइड करोगे तो वो मार्कअप बनेगा जो 1 महीने का है। कितना बनेगा? 16,667। वेव्ड ऑफ अमाउंट को इनकम बनाएंगे ना, सैलरी इनकम बनाएंगे। हाँ, पूरी 4 लाख इनकम बनेगी। जो लोन माफ कर दिया वो इनकम बनेगी। पॉइंट नंबर सेकंड देखें। नजीब परचेज कंपनी ओन्ड लैपटॉप, कंपनी का लैपटॉप था इसने खरीद लिया। कितने का खरीदा? एट अ रिटर्न डाउन वैल्यू, 50,000 का खरीदा। हम्म। लोन देखें, जिस वक्त आप लोन लेते हैं ना इनकम बनता है ना एक्सपेंस। इट्स अ टैक्स न्यूट्रल इवेंट। जब आप लोन वापस करते हैं, देन अगेन इट्स अ टैक्स न्यूट्रल इवेंट। उसका टैक्सेशन पे तो कोई इम्पैक्ट है ही नहीं। ठीक है। आउटस्टैंडिंग अमाउंट का इम्पैक्ट होता है कि आपने मार्कअप कैलकुलेट करना होता है। राइट। और अगर एग्जामिनर आपको लोन माफ, और एग्जामिनर कह रहा हूँ, एम्प्लॉयर अगर आपको लोन माफ कर दे
तो वो फिर इनकम बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो काम हुए ना, एक तो उसने 20% का लोन माफ किया जो 4 लाख रुपए बना है, और दूसरा जितनी देर वो लोन पूरा आउटस्टैंडिंग था 20 लाख रुपए, वो एक महीने का आपने मार्कअप कैलकुलेट करना है। ठीक है जी। ओके, सो 50,000 रुपए में उसने खरीदा है, लेकिन ये है कितने का? मार्केट वैल्यू है 1,10,000। तो कितने का फायदा है यहाँ पे? 60,000 का। ये 60,000 आप इनकम में लिख दें। उसके बाद ऑन 5 अगस्त 2023 नजीब रिसीव वॉच वर्थ 80,000 फ्रॉम एज अ गिफ्ट ऑन ऑन हिज फेयरवेल पार्टी। हाँ भाई, गिफ्ट का बताओ क्या करें, इनकम बनेगा कि नहीं? यस। यस, क्योंकि रिलेटिव से नहीं है और एम्प्लॉयर से है, तो इसलिए हेड ऑफ इनकम सैलरी का होगा। तो ये 80,000 आपने लिख दिया सैलरी इनकम। ठीक है जी। सो ये आपकी इनकम बन गई 903,667। रिक्वायरमेंट सवाल की क्या थी? टैक्सेबल इनकम वर्कआउट करके बताओ। और हाउ वुड यू ट्रीट द अमाउंट रिसीव फ्रॉम प्रोविडेंट फंड ग्रेचुटी इफ दे आर अनरिकॉग्नाइज्ड अनअप्रूव्ड? 2 नंबर का सवाल है। ठीक है जी। सिर्फ पूछ रहा है कि क्या करोगे, टैक्सेबल कर दोगे ना फिर। ठीक है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें ना अब थोड़ी सी मैं आपको आसानी ये दे देता हूँ कि ये हम सारा इस तरह सॉल्व, जो थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसमें मैं आई जस्ट गिव यू हिंट्स कि आपको क्या करना है। ठीक है। सो व्हाट आई हैव डन इज, क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 पहले सवाल पढ़ लें है क्या। अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस डिटरमिन द रेजिडेंशियल स्टेटस। है भाई कोई मसला आपके लिए? नंबर ऑफ डेज की काउंटिंग करोगे ना? ठीक है। सो बुक का पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे है ये। सो दिस इज एट पेज नंबर 37। पेज 37 पे इसका आंसर मौजूद है। रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है आपने। पेज नंबर 37 नोट कर लें अपने पास। आपकी बुक के पेज 37 पे इसका आंसर मौजूद है। बी पार्ट देखें। गफार बख्श रिस्पॉन्डेड टू नोटिस फ्रॉम कमिश्नर एंड हैज प्रेफर्ड टू सेटल हिज केस। वो अपना केस सेटल करना चाहते हैं। कौन? गफार बख्श साहब। ठीक है जी। और इसके लिए उसने क्या किया है? सेटल हिज केस बाय फाइलिंग एन ऑफर ऑफ सेटलमेंट बिफोर द असेसमेंट ओवरसाइट कमेटी। असेसमेंट ओवरसाइट कमेटी याद है कि जब कमिश्नर को बात समझा रहे हो उसको समझ नहीं आ रही, आप कहते हो यार मसले को खत्म करो, ये मेरे से पैसे लो, मैं इतने पैसे ऑफर कर रहा हूँ, इसको सेटल करते हैं। तो असेसमेंट ओवरसाइट कमेटी, पेज नंबर 229, ये नोट कर लें अपने पास, पेज 229। सो ये आपकी बुक का पेज 229 है, इसके ऊपर इसका आंसर मौजूद है। और टू बी प्रिसाइज, इसमें जो ये जब आप इसकी रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे तो आपको समझ आ जाएगा किस जगह की मैं बात कर रहा हूँ, इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सो इसमें रिवीजन वीडियो भी मौजूद है, सो आप इसको वहां से देख लेंगे क्या करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखें जी। अशफाक साहब हैं रेजिडेंट फाइलर, और उन्होंने 2024 में कुछ डिस्पोजल्स किए हैं, पूरा कैपिटल गेन्स पे एक सवाल बना हुआ है। सवाल की रिक्वायरमेंट देखो, कंप्यूट अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर रिलेटेड टैक्स लाइबिलिटी। इनकम भी वर्कआउट करनी है और टैक्स भी कंप्यूट करना है। ऑल्सो स्टेट रीजन फॉर इग्नोरिंग गेन और लॉस। लिस्ट द डॉक्यूमेंट्स अशफाक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन। बुक्स एंड रिकॉर्ड्स के ऊपर भी सवाल है, 3 नंबर का।
ओके जी, कंप्यूट करते हैं जरा कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स में दो ही फिगर चाहिए होते हैं, एक कंसिडरेशन और दूसरा कॉस्ट। अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा या सिक्योरिटी होगा तो सेपरेट ब्लॉक हो जाएगा, और बाकी सारा नॉर्मल टैक्स regime में रहेगा। पहली चीज क्या बेची इसने? बंगला। कितने का? 51 मिलियन का। खरीदा कब था? कितने का? 46 मिलियन का। 46 का खरीदा, 51 का बेचा। वैल्यूज डिटरमिन्ड बाय एफबीआर। एफबीआर ने भी इस इलाके की कुछ वैल्यूज डिटरमिन की हुई हैं। वो कितनी कितनी है? 48 मिलियन और 44 मिलियन। इन दोनों में से जो हायर वैल्यू होती है वो हम लेते हैं। तो इसका मतलब इसमें क्या क्वेश्चन डिसाइड करने को क्या है कि एफबीआर ने कंसिडरेशन की भी एक वैल्यू बताई हुई है और कॉस्ट की भी एक वैल्यू बताई हुई है, और आपके पास एक्चुअल ट्रांजैक्शन की भी एक वैल्यू है, कंसिडरेशन की भी और कॉस्ट की भी। तो आप कौन सी वैल्यूज लेंगे? हायर वैल्यूज। ठीक है जी, हायर वैल्यूज। सो ये देखें, इसका आंसर आपके पास है इस वक्त, इसका सोल्यूशन। सो 51 मिलियन लेंगे आप, जो हायर है, इसी तरह 46 मिलियन जो आपकी कॉस्ट है। दोनों में जो एफबीआर के साथ कंपेयर करेंगे जो हायर बनेगा। तो कितना गेन बना? 5 मिलियन। और ये होगा सेपरेट ब्लॉक क्योंकि इसके लिए रेट ऑफ टैक्स अलहदा से दिए हुए। ही गिफ्टेड हिज कॉइन कलेक्शन हैविंग फेयर मार्केट वैल्यू 2.2 मिलियन टू हिज फ्रेंड। फ्रेंड को गिफ्ट किया, डिस्पोजल होगा, यस। गेन और लॉस वर्कआउट होगा, यस। रिलेटिव को दिया होता तो डिस्पोजल, वो गेन और लॉस हम वर्कआउट ना करते। एक्वायर्ड कितने का? 0.3 मिलियन का। तो सिंपल है, 2.2 में से क्या माइनस कर दो? 0.3। गेन वर्कआउट हो जाएगा, नॉर्मल टैक्स regime में रहेगा। उसके बाद इसने कुछ एंटीक फर्नीचर बेचा। एंटीक फर्नीचर, लेकिन मसला इसमें यह हुआ कि इसने लमसम 35 मिलियन का बेच दिया। और कितनी चीजें थी जो इसने बेची हैं? तीन है ना। एक ड्रेसर टेबल, एक वास है, और एक क्लॉक है। तीन चीजें बेची, लेकिन कंसिडरेशन कंबाइंड है। अब क्या करें? कंसिडरेशन कंबाइंड है भाई, क्या करें? हाँ, कंसिडरेशन कंबाइंड है तो क्या करें? कंसिडरेशन को अलहदा करना पड़ेगा। इफ टू और मोर एसेट्स disposed of in single transaction and consideration of each asset is not specified, then total consideration received shall be apportioned on basis of fair market value at time of disposal। डिस्पोजल की वक्त की फेयर मार्केट वैल्यूज में उसको अपॉर्शन करना है। चलें जी, फेयर मार्केट वैल्यूज दी हुई हैं, ये दी हुई है 15.9 और 25। तो आपने इस प्रोपोर्शन में 35 मिलियन को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। करना आता है भाई? क्या करेंगे? 15.9 25 को जमा करेंगे, और 35 को जो जमा करके आंसर आया उससे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 15 से। तो वो ड्रेसर टेबल की कंसिडरेशन बन जाएगी। सो ये हमने बनाई हुई यहाँ पे टेबल के केस में फेयर मार्केट वैल्यूज। ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये एग्जाम, ये सवाल में गिवन है, लेकिन ये जो है ये हमने कैलकुलेट की हैं। यानी इस 35 मिलियन को, ये गिवन था, ये हमने कैलकुलेट किया है। ये हमने कैलकुलेट किया है। कैसे किया है कैलकुलेट? कोई एक फिगर कैलकुलेट कर लें यहाँ पे, बाकी का आपको आइडिया हो जाएगा। सो हमने किया ये कि हमने 35 मिलियन, इसको डिवाइड किया 40 900 हज़ार से, ठीक है, और मल्टीप्लाई किया 15 मिलियन से। तो क्या बना? 12,836,186। नजर आ रहा है भाई सबको? ये फिगर है पहली, ठीक है। इसी तरह 35 को डिवाइड करोगे 40 900 से, मल्टीप्लाई करोगे 9 लाख से, तो ये बन जाएगा। समझ आ रही बात की? इस तरह से। अब जब आपने ये एक्चुअल, आपके पास 35 मिलियन का ब्रेकअप बन गया, एक्चुअल 35 मिलियन का ब्रेकअप आपके पास बन गया, ठीक है जी।
ये जो ग्रीन में 3 फिगर्स हैं इनका टोटल क्या बनेगा? 35 मिलियन बनेगा इसका। ठीक है। अब टैक्स लॉ की एक और प्रोविजन है, वो क्या? कि कंसिडरेशन को कंपेयर करना होता है फेयर मार्केट वैल्यू से, और जो हायर होता है वो कंसिडरेशन बनता है। राइट। तो इसका मतलब मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है, और 15 मिलियन जो हायर बनेगा वो कंसिडरेशन होगा। इन दोनों में हायर क्या है? 9 लाख, वो कंसिडरेशन होगा। और इसमें हायर क्या है? 25 मिलियन, वो कंसिडरेशन होगा। ठीक हो गया जी। अब इसमें से माइनस क्या करना है? कॉस्ट। ये परचेज कॉस्ट दी हुई है 8, 1.2 और 20। तो 8, 1.2 और 20, ये आप माइनस कर दें। गेन भी आएगा और लॉस भी आएगा। अगर लॉस आएगा तो क्या उसको रिकग्नाइज करना है? क्यों? क्यों लॉ नहीं है? एंटीक फर्नीचर, एंटीक फर्नीचर है ना। तो हमने ये कहाँ पढ़ा है? कैपिटल गेन्स में क्या पढ़ा है हमने? कि अगर कोई आइटम क्या हो, एंटीक हो, तो हम उसके कैपिटल लॉसेस को रिकग्नाइज ही नहीं करते। ठीक है जी। तो इसका मतलब 3 लाख को तो हम इग्नोर करेंगे, लेकिन 70 लाख और 50 लाख को कंसिडर करेंगे। ठीक हो गया जी। डन। आखिरी आइटम क्या है सवाल में देखें? एग्जेक्टिव टेबल, जो कि कहाँ यूज होता है? घर में। कहाँ चला गया? ऑफिस में, फॉर ऑफिस यूज। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगी 10,000। तो पहले तो ये बताएं कि क्या ये कैपिटल गेन होगा? नहीं होगा, या होगा? कैपिटल एसेट है या नहीं है? कैपिटल एसेट क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द पर्सन वेदर नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस। लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल यूज जो है वो कैपिटल एसेट में शामिल नहीं है। तो ये क्या चीज है? एग्जेक्टिव टेबल है। दफ्तर ले गया, मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल यूज था, तो कैपिटल एसेट ही नहीं है। जब कैपिटल एसेट ही नहीं है तो कोई कैपिटल गेन ही वर्कआउट नहीं होगा। ठीक हो गया जी। तो कुछ भी नहीं होगा, इस एडजस्टमेंट का कुछ भी नहीं होगा। पॉइंट नंबर 4 से कोई इनकम नहीं आएगी, जीरो। तब आप इन इनकम्स का टोटल कर लेंगे। सेपरेट ब्लॉक के ऊपर चूंकि रेट अलग रखना है, इसलिए 5 मिलियन को माइनस करो, बाकी 13,900 बचा। इसके ऊपर सैलरी, नॉन सैलरीड वाला ही डेफिनेटली रेट लगेगा, और ये टैक्स बन जाएगा। अब रह गया सेपरेट ब्लॉक। सेपरेट ब्लॉक के ऊपर रेट कैसे पता चलेगा? आपको एग्जाम में दिया हुआ होगा। वो रेट जो है 0% बनता है, क्योंकि होल्डिंग पीरियड 4 साल से ज़्यादा है कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी का। तो रेट 0% होगा, एंड दिस विल बी जीरो। तो टोटल टैक्स क्या बन गया? 42-30 हज़ार। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 में कोई चीज़ समझ ना आई हो? सब समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, सवाल देखें क्या है। उस्मान 16 ईयर ओल्ड इनहेरिटेड 13 सीसी कार, जो कि 6 मिलियन की थी, अपॉन डेथ ऑफ हिज फादर। ड्यूरिंग द ईयर उस्मान ओपनड अ मोबाइल शॉप एंड अर्नड इनकम ऑफ 5 लाख। सवाल क्या कह रहा है? अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस डिस्कस चार्जेबिलिटी ऑफ टैक्स फॉर उस्मान। ऑल्सो डिस्कस वेदर उस्मान इज रिक्वायर्ड टू फाइल एन इनकम टैक्स रिटर्न। एक इसमें बताया उसने कि 16 साल उम्र है, और डेथ ऑफ फादर मतलब ऑर्फन हो गया, और इसके पास कितनी गाड़ी है? 13 सीसी की।
तो आपने देखना है। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप ये देखो कि रिटर्न फाइलिंग की उसके ऊपर और टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट है या नहीं। सो पेज नंबर 218 के ऊपर इसका आंसर मिलेगा आपको कि अगर एक ऑर्फन हो, उसके पास 1000 सीसी से ज़्यादा की गाड़ी हो, तो सिर्फ इस वजह से वो रिटर्न फाइलिंग का लाइबल नहीं होता है। लेकिन अगर उसकी बिजनेस इनकम हो जो कितने से ज़्यादा हो, 3 लाख से ज़्यादा। तो यहाँ हमने पढ़ा था कि अगर बिजनेस इनकम है 3 लाख से ज़्यादा, तो फिर उसने रिटर्न फाइल करनी है। अब जो दूसरी रिक्वायरमेंट है इनकम की, मोबाइल शॉप बनाई ना इसने, कितनी इनकम कमाई वहां से? 5 लाख। तो बिजनेस इनकम तो आ गई, तो इसका रिटर्न फाइलिंग की रिक्वायरमेंट होगी। राइट, रिटर्न उसने फाइल करनी। दूसरा ये कि उसकी अब इनकम कितनी बनती है, क्या ये गाड़ी जो उसको मिली, क्या ये इसकी इनकम मानी जाएगी? तो ये आपने पेज नंबर 147 के ऊपर पढ़ना है जाके, कैपिटल एसेट रिसीव थ्रू इनहेरिटेंस। ठीक है जी? तो पेज 147 पे आपको इसका आंसर बुक पे मिल जाएगा। सॉरी, 146, सॉरी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। Azad Enterprise, having two foreign branches in Kuwait and Syria, also is engaged in the trading business of consumer durables. आजाद एंटरप्राइजेस की दो ब्रांचेस हैं, कहाँ कहाँ? कुवैत में और सीरिया में। ट्रेडिंग बिजनेस ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, और टैक्स ईयर 2024 में इन्होंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताया 130 मिलियन, आफ्टर एडजस्टिंग 4.8 मिलियन प्रॉफिट फ्रॉम कुवैत एंड 5.3 मिलियन लॉस फ्रॉम सीरिया। तो फॉरेन जो बिजनेस है उसमें एक जगह से प्रॉफिट हो रहा है और एक जगह से लॉस हो रहा है, ऐसा ही है ना? 4.8 मिलियन का प्रॉफिट है कुवैत से और 5.3 मिलियन का लॉस है सीरिया से। तो पहली बात तो ये कि फॉरेन सोर्स इनकम में नेट लॉस बन रहा है, ऐसे ही है ना? तो हमें देखना पड़ेगा लॉसेस में क्या कहा हुआ है टैक्स लॉ ने। सो ये आपने पेज 166 को रेफर करना है, और इसमें हमने पढ़ा है कि फॉरेन लॉसेस को फॉरेन इनकम के अगेंस्ट ही एडजस्ट किया जा सकता है। फॉरेन लॉसेस को पाकिस्तान सोर्स इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं किया जा सकता। राइट, तो यहां से आपको ये पढ़ के पता चलेगा। तो जब आपको ये पता चल जाएगा तो आपको ये पता चलेगा, फिर क्या पता चलेगा आपको? कुछ भी नहीं पता चले। ओ भाई, समझ आ रही है कि नहीं? मैंने नहीं पेपर देना है, समझ आ रही बात की? जो मैं बात कर रहा हूँ पता चल रहा है कुछ? समझ लग रही है कि लग समझ गई है? अच्छा जी, देखो जरा, कुवैत से प्रॉफिट है कि लॉस है? चलो जरा पूछते हैं ना, आप जाग रहे हैं कि सो रहे हैं? हाँ, प्रॉफिट है। और सीरिया से नेट नेट क्या बनेगा दोनों का, प्रॉफिट या लॉस? लॉस बनेगा ना, क्योंकि 5.3 मिलियन का तो लॉस है और 4.8 मिलियन का प्रॉफिट है, तो इसका मतलब फॉरेन सोर्स इनकम में लॉस बन गया। लेकिन पाकिस्तान सोर्स इनकम में तो 130 मिलियन पड़ा है ना, तो क्या ये लॉस हम एडजस्ट कर सकते हैं इस इनकम के अगेंस्ट? नहीं कर सकते। ये बात आपको समझ आ गई? कुवैत ब्रांच ऑल्सो पेड टैक्सेस इक्विवेलेंट टू 1.5 मिलियन, जो कि उसने कुवैत में पे किए हैं। राइट, तो फॉरेन टैक्स रेट अगर बनता होगा तो वो हम बना लेंगे। अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस क्या लिखा हुआ है? डिस्कस द टैक्स इम्प्लीकेशन। राइट, सो इसमें आपने डिस्कस करना है एक लॉसेस का प्रोविजन और दूसरा फॉरेन टैक्स क्रेडिट, जो पेज नंबर 173 के ऊपर है। ठीक है भाई, कंप्यूटेशन नहीं बनानी है, कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको। राइट। उसके बाद सी पार्ट देखें। दिस इज अबाउट सेक्शन 7E, टैक्स ऑन डीम्ड इनकम, पेज नंबर 213 के ऊपर इसका जवाब आपको मिल जाएगा। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज के ऊपर सेक्शन 7E अप्लाई होगा और कौन कौन से पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है जी, सो ये वैसे मैं क्लास में भी करवा चुका हूँ आपको ये वाला सवाल। ठीक है, सो हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बस 7E को आप देखेंगे और वहां से आपको पता चलेगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए जरा, खत्म होने वाला है आपका पेपर। अब आपकी लिखाई टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, एग्जामिनर को लग रहा है ये हाथ से लिखते लिखते पाँव से क्यों लिखना शुरू हो गया है। ठीक है, आपका पेपर को देख के। ओके जी, क्वेश्चन नंबर देखें 6, व्हाट इट सेज। ब्रीफली एक्सप्लेन वेदर फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज
टैक्सेबल एक्टिविटी। टैक्सेबल एक्टिविटी किस पेज पे है? 251। अपनी बुक का पेज नंबर 251। मैं वैसे साथ में नोट्स को ही रेफर कर लेता हूँ क्योंकि ज़रा ये आपको क्लैरिटी से दिखाई दे जाएगा। ये होती है जी टैक्सेबल एक्टिविटी। इसमें कुछ चीज़ें शामिल हैं, कुछ चीज़ें शामिल नहीं है, ऐसे ही है। तो हम पढ़ते जाते हैं एक एक आइटम और पता चलता जाएगा कि क्या टैक्सेबल एक्टिविटी है और क्या नहीं है। पहला क्या है जी? नदीम रिसीव सैलरी ऑफ 2.5 लाख फॉर द मंथ ऑफ फरवरी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर से तनख्वाह मिली है, क्या ये टैक्सेबल एक्टिविटी है? डज नॉट इंक्लूड में देखें, एक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, ये टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। अगला, Zahab provided consultancy services to his brother for his startup business for an agreed amount of consideration. हाँ जी। डज नॉट इंक्लूड में तो प्राइवेट रिक्रिएशन आता है, एम्प्लॉयमेंट आती है। अगर प्राइवेट रिक्रिएशन परसूट पर्सन के अलावा कोई करे तो इसका मतलब ये सारी की सारी क्या है? यस, ये वाली टैक्सेबल एक्टिविटी है। शाहजेब प्लेड a piano, an instrument that he played since childhood, at his parents' anniversary party. अब्बा जी के किसी एनिवर्सरी पे उसने पियानो बजाया, टैक्सेबल एक्टिविटी है? डज नॉट इंक्लूड ना, प्राइवेट रिक्रिएशन परसूट। फुरकान हु वर्क्स एज एन अकाउंटेंट फॉर बीनिश एंटरप्राइजेस। हाँ, तो पियानो बजाने के तो कोई टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं होगा ना। इनवॉइस तो नहीं इशू करेगा ना अब्बू अपने अब्बू को। पॉइंट नंबर 4 देखें जी। फुरकान हु वर्क्स एज एन अकाउंटेंट फॉर बीनिश एंटरप्राइजेस owned by Miss Binish gives maths tuition to Binish daughter Irham for a monthly fee of 20,000। ठीक है जी, फुरकान साहब हैं जो क्या है, अकाउंटेंट हैं बीनिश एंटरप्राइजेज में, और मैथ्स की ट्यूशन पढ़ाते हैं बीनिश की डॉटर को फॉर अ मंथली फी ऑफ 20,000। तो क्या ये टैक्सेबल एक्टिविटी है या नहीं है? हाँ, हाँ क्यों? यस क्यों और नो क्यों? आंसर तो या यस होगा या नो होगा ना, आप टॉस भी कर सकते हैं एग्जाम में। रीजन मैटर करती है, यस नो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रीजन क्या आपके ख्याल में, ये क्या है? क्या ये एक्टिविटी बाय एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर है? नो, एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी तो नहीं है। क्या ये प्राइवेट रिक्रिएशन परसूट है? नो, आमदनी का जरिया है ना। अबव एक्टिविटी डन बाय पर्सन अदर इंडिविजुअल? नो, इंडिविजुअल ही कर रहा है ना। तो इसका डज नॉट इंक्लूड की तो किसी कैटेगरी में नहीं आ रहा, तो टैक्सेबल एक्टिविटी तो है, राइट। लेकिन इसके नतीजे में कोई टैक्सेबल सप्लाई या वो नहीं बन रहा, इसलिए इनवॉइस वगैरह वाला मैटर नहीं आता, राइट। तो इसका मतलब इसको हम टैक्सेबल एक्टिविटी कहेंगे। कुर्तलैन होम मेकर विद हॉबी, सवाल है किसी को कोई? विद हॉबी ऑफ बेकिंग केक्स एंड पेस्ट्रीज rented a stall at Karachi Food Festival and sold her baked items। नहीं है ना, क्योंकि उसका तो हॉबी है, तो हॉबी की तो बिजनेस के तौर पे नहीं किया उसने। ओके जी, जबरदस्त। आगे, कंसिडर द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशंस। रिक्वायरमेंट क्या अंडर द प्रोविजन सेल्स टैक्स एक्ट? ब्रीफली एक्सप्लेन चार्जेबिलिटी और एडजस्टमेंट ऑफ सेल्स टैक्स। अच्छा जी, क्या किया? बाकिर एसोसिएट ने पैकिंग मटेरियल खरीदा 6 लाख का राहील एंटरप्राइजेस से, और आर ई डिड नॉट डिपॉजिट द रिलेटेड सेल्स टैक्स विद द अथॉरिटीज। जिससे आपने सामान खरीदा उसको पेमेंट की, सेल्स टैक्स अदा किया, उस बंदे ने आगे गवर्नमेंट को अदा नहीं किया, तो क्या आप इसका इनपुट टैक्स ले सकेंगे? तो पेज नंबर 274 पे इसका आंसर मिलेगा आपको कि अगर सेल्स टैक्स गवर्नमेंट ट्रेजरी में ना जाए तो आप उसका इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर सेकंड, गुड्स वर्थ 12 मिलियन फॉलिंग अंडर थर्ड स्केड्यूल वर सप्लाइड टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन।
अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर थर्ड स्केड्यूल आइटम बेचोगे तो क्या फर्दर टैक्स चार्ज करोगे? तो इसके लिए आपने पेज नंबर रेफर करना है 265। वहां पे लिखा है एसआरओ कि कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं जिसमें आप सेल करते हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को लेकिन फर्दर टैक्स चार्ज नहीं करते। तो अगर आप थर्ड स्केड्यूल आइटम बेचते हैं तो वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेचने पर फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होता। ओके जी, पार्ट सी देखें। अ कमिश्नर हैविंग jurisdiction if satisfied that registered person has issued fake invoices, evaded tax, committed tax fraud, may suspend registration of such person through system without prior notice. Under the Sales Tax Act, list four bases for such satisfaction of commissioner. यानी नोटिस के बगैर उसको सस्पेंड करने का कमिश्नर को इख्तियार कहाँ कहाँ पे है। तो आप सस्पेंशन वाली स्लाइड पे जाएंगे, पेज 293 है आपके बुक का, जो बुक आपके पास है, पेज 293। और यहाँ पे सिचुएशंस जो लिस्ट डाउन हुई हुई हैं कि सस्पेंड कब कब कर सकता है कमिश्नर विदाउट नोटिस, सो ABCDEFG। ठीक है, सो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अगेन ये इसकी रिवीजन वीडियो भी मौजूद है, तो आप वहां से देखेंगे इसको। अब आता है जी क्वेश्चन नंबर 7। कितने नंबर का है? 16 नंबर का। ये मेन सवाल है आपका सेल्स टैक्स का। अच्छा, ये पिछले अटेम्प्ट में एग्जामिनर ने ना सवाल आसान बनाया, बहुत ही आसान बनाया, लेकिन 3 सवाल बना दिए हैं क्योंकि इसमें 3 पर्सन लिखे हैं। देखो रजिस्टर्ड पर्सन देखें क्या लिखा है, ABC, लेकिन सवाल बड़े आसान। चलो जी, क्वेश्चन नंबर देखें अब कौन सा, 7। और जल्दी जल्दी बस टिक करते जाना अपने पास ना, जो सोल्यूशन है ना उसमें फिगर्स को। मिस्टर ए को पहले डिस्कस कर रहा हूं मैं। सेल्स देखें इसकी, सेल्स टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन, 18% से सेल्स टैक्स चार्ज होगा। 8 मिलियन नजर आ रहा है आपको? 8 मिलियन पे 18% से सेल्स टैक्स नजर आना चाहिए आपको। ठीक है जी, ना नजर आ रहा हो तो उधर ये स्क्रीन पे देख लो, मैं साथ साथ दिखाता जा रहा हूँ। उसके बाद टैक्सेबल सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, लेकिन साथ में अच्छा कोई वर्किंग नोट नहीं है। 5 मिलियन, 5 मिलियन पे आपको फर्दर टैक्स नजर आना चाहिए। 18% से सेल्स टैक्स और 4% से फर्दर टैक्स नजर आ गया जी 5 मिलियन पे। एग्जाम सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन, एग्जाम सप्लाईज पे कोई सेल्स टैक्स होगा नहीं, तो एग्जाम सप्लाईज के सामने आपको NA लिखा नजर आना चाहिए। और जीरो रेटेड भी कुछ भी नहीं है, 0 0 है। इनपुट टैक्स ब्रॉड फॉरवर्ड 3 मिलियन। 3 मिलियन कहाँ लिखते हो आप? इनपुट में ऐड करते हो ना। क्या कॉम्प्लिकेशन है सवाल में? कोई मसला नहीं है। आउटपुट टैक्स वर्कआउट करें, इनपुट टैक्स वर्कआउट करें। परचेजेस देख लेते हैं अब इसकी तरह। परचेज में क्या मसला है? टैक्सेबल सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन कितना है? 10 मिलियन। आंसर में देखो 10 मिलियन नजर आ रहा है कहीं वर्किंग में? 10 मिलियन नजर आ गया। उसके बाद इसका एक नोट दिखा हुआ है, नोट 1। These supplies are net of trade discount and cash discount of 2 million and 1 million respectively. Now इसके बारे में आप क्या जानते हैं? कैश डिस्काउंट को माइनस किया जा सकता है वैल्यू सप्लाई में से? नो। ट्रेड डिस्काउंट को माइनस किया जा सकता है अगर वो नॉर्मल डिस्काउंट हो और इनवॉइस के ऊपर मैंशनड हो। यही 2 कंडीशन थी ना? ठीक है भाई, याद है? रिकॉल करें। सेल्स टैक्स कंप्यूटेशन, वैल्यू ऑफ सप्लाई और लोकल सप्लाईज। ठीक है जी, तो हम ये एज्यूम करेंगे हमेशा जब भी डिस्काउंट की बात लिखी होगी कि वो नॉर्मल डिस्काउंट है और इनवॉइस के ऊपर मेंशन भी है, राइट? अनटिल अनलेस के एग्जामिनर अदरवाइज स्पेसिफाई कर दे। तो इसका मतलब ये है कि ट्रेड डिस्काउंट तो ठीक है लेकिन कैश डिस्काउंट ठीक नहीं है। कैश डिस्काउंट कितना है? 1 मिलियन। वो हमें वापस जमा करना पड़ेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई में। सो 1 मिलियन हम वापस जमा कर देंगे और उसके ऊपर फिर 18% कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट इज मशीनरी फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, 4 मिलियन की। फिक्स्ड एसेट्स में लिख लें 4 मिलियन का 18%, कोई मसला नहीं। एग्जाम सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, एग्जाम सप्लाईज पे तो सेल्स टैक्स होगा ही नहीं, तो इसको इग्नोर कर देना है, इसका सवाल पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। डन हो गया जी। ओके, बाकी चीज़ें कुछ भी नहीं है, आपको बस आउटपुट टैक्स कैलकुलेट हो गया, इनपुट कैलकुलेट हो गया, 90% की लिमिट लगाएंगे
फिक्स एसेट का फर्दर टैक्स पूरा आप माइनस करेंगे जी। ऑनलाइन वो पता नहीं जूम क्यों नहीं चल रहा, मुझे नहीं पता, हालांकि नेट तो चल रहा है, मैंने भी व्हाट्सएप में मैसेज किया है, इसका मतलब वाईफाई तो चल रहा है। मुझे नहीं पता जूम को क्या प्रॉब्लम हुई है। तो अब मैं इसको अपने उस पे लैपटॉप पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो उसको मिला दूंगा उसके साथ और फिर यूट्यूब पे शेयर कर दूंगा, ये हो सकता है। हाँ। हाँ। ये वाली, ये तो पॉइंट 3 की है ना, ये तो जब हम बी का बना रहे होंगे तब बात करेंगे इस पे। अभी तो हम ए की बात करें ना। ठीक है। ठीक है भाई, ए का कंप्यूटेशन कंप्लीट हो गया है। बाकी आपने वो 90% की लिमिट लगानी है, फिक्स एसेट का सारा इनपुट टैक्स माइनस करना है, बाकी चीज़ें आपको पता है। बी के उस पे आ जाएं कंप्यूटेशन पे। इसमें आउटपुट टैक्स देखें, सबसे पहले सेल्स होगा 28 मिलियन, रजिस्टर्ड पर्सन। 28 मिलियन का फिगर तलाश करें, आपको नज़र आ रहा है? 28 मिलियन पे 18% नज़र आ रहा है ना? सोल्यूशन में आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद टैक्सेबल सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन जो कि है 10 मिलियन का। 10 मिलियन का अनरजिस्टर्ड पर्सन है, लेकिन साथ में वर्किंग नोट नंबर 4 है। 4 देख लेते हैं। 10% सप्लाईज आर मेड टू कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री को अगर आप सेल करोगे तो क्या हो जाएगा? फर्दर टैक्स चार्ज नहीं करना है, ये पढ़ा है ना हमने। ठीक है। तो इसका मतलब 10 मिलियन में से 10% की सेल ऐसी है जिसपे फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा। तो इसको कैसे मैनेज करें? तो 10 मिलियन में से आप पहले 10% तो निकाल दो ना, यानी 1 मिलियन। बाकी 9 मिलियन पे आप सेल्स टैक्स भी चार्ज करो और 4% का फर्दर टैक्स भी चार्ज करो। और जब 1 मिलियन है उस पर सिर्फ और सिर्फ सेल्स टैक्स चार्ज करो। ठीक है जी, डन। आगे क्या है? एग्जाम सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन 9 मिलियन की। एग्जाम सप्लाईज हैं, कोई सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल। इनपुट टैक्स ब्रॉड फॉरवर्ड है 2 मिलियन का। सो 2 मिलियन आप कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे इनपुट टैक्स ब्रॉड फॉरवर्ड। उसके बाद परचेजेस को देखें, 20 मिलियन की परचेजेस हैं और ये किससे हैं? फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, लेकिन साथ में वर्किंग नोट नंबर 2 भी है। 20% ऑफ सप्लाईज आर थर्ड स्केड्यूल आइटम्स। थर्ड स्केड्यूल आइटम क्या होते हैं? रिटेल आइटम्स। इनके ऊपर सेल्स टैक्स हमेशा रिटेल प्राइस पे कैलकुलेट होगा। ठीक है। द रिटेल वैल्यू ऑफ विच इज 30% मोर देन द परचेज वैल्यू। रिटेल वैल्यू 30% ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि जो भी रिटेल वैल्यू, जो भी आपकी प्राइस है, उसके अंदर 30% ऐड करना है ना। तो मतलब ये कि 1.3 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले आप ये करें कि सप्लाईज को 20% निकालें, क्योंकि वो थर्ड स्केड्यूल आइटम है। तो 20 मिलियन ये टोटल आपकी परचेज है जो सवाल में दी हुई है, ये दी हुई है 20 मिलियन। इसका 20% निकाला आपने, कितना बना? 4 मिलियन। ये आपने इसमें से माइनस कर दिया। अब इस 4 मिलियन का 30% बना के इसमें ऐड करना है, या दूसरे लफ्जों में 4 मिलियन को मल्टीप्लाई करना है 1.3 से। तो वो कितना हो जाएगा? 5.2 मिलियन। तो ये अब रिटेल प्राइस हो गई जो आप जमा कर रहे हैं इस 20 मिलियन में। पहले आप कॉस्ट प्राइस माइनस कर रहे हैं और फिर रिटेल प्राइस वापस जमा कर रहे हैं, और फिर उसके ऊपर 18% से सेल्स टैक्स वर्कआउट करेंगे। उसके बाद मशीनरी फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन कितनी है जी? 8 मिलियन की। नोट नंबर 3, मशीनरी यूज एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जाम्ड सप्लाईज। आपने एग्जाम्ड सप्लाईज के लिए ही इस्तेमाल किया है, तो इसका मतलब इसका इनपुट टैक्स तो सारा ज़ाया हो जाएगा ना। ठीक है। ओके जी। सो फिक्स्ड एसेट्स 8 मिलियन, 18%, और ये फिर एंड पे कहाँ जाएगा? सारे का सारा ज़ाया हो जाएगा, यानी पे यहाँ कहीं पे भी हम इसकी एलोकेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। और क्या है जी? 3 मिलियन जीरो रेटेड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई भी सामान खरीदोगे उसका सवाल पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। ओके सो सारे फिगर्स आपके पास आ गए, बाकी कुछ भी नहीं। अब आउटपुट टैक्स कैलकुलेट करना है, इनपुट टैक्स माइनस करना है, लेकिन 90% की लिमिट लगा के, और फिक्स एसेट्स का चूंकि सारे का सारा इस्तेमाल
एग्जाम सप्लाईज के लिए, तो इसलिए कोई भी इनपुट टैक्स माइनस नहीं होगा। सी के कैलकुलेशन को देखें। टू रजिस्टर्ड पर्सन 42 मिलियन, 18% सेल्स टैक्स। एग्जाम सप्लाईज कोई सेल्स टैक्स नहीं, जीरो रेटेड, 0% सेल्स टैक्स। तो इसमें तो कोई वर्किंग नोट भी नहीं है, सब कुछ सिंपल है। 42, 15 और 7 सी के केस में 42 18%, 15 और 7 ये आ गया जी। 7 के ऊपर 0%, 15 के ऊपर नॉट एप्लीकेबल। बाकी परचेजेस हैं। टैक्सेबल सप्लाईज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा तो इनपुट टैक्स तो होगा नहीं, कोई इंपैक्ट नहीं होगा इस पर, ऐसे ही है 6 मिलियन। लेकिन नोट 5 में कोई बात लिखी हुई, क्या लिखा है? दिस इंक्लूड सप्लाईज ऑफ 2 मिलियन फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री से जो आप सामान खरीदते हैं वो क्या होता है? एग्जाम सप्लाई होता है ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये तो एग्जाम सप्लाई है। तो टैक्सेबल सप्लाई, इसका मतलब एग्जाम सप्लाई, इसका मतलब ये 0.6 जो है, 6 मिलियन जो है, इसमें से कुछ भी आपका इनपुट टैक्स के ऊपर इम्पैक्ट नहीं कर रहा। एक तो खरीदारी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, दूसरा अगर कॉटन इंडस्ट्री से है तो वैसे ही एग्जाम्प्ट। तो 6 मिलियन को तो मेरे कंप्यूटेशन में कहीं लाने की जरूरत नहीं है। 12 मिलियन क्या है जी? मशीनरी। इसके बारे में नोट नंबर 6 है। इट सेज के द मशीन इज यूज एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाईज। मतलब ये कि एग्जाम्प्ट के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। मतलब ये कि जब आप मशीनरी का इनपुट टैक्स लोगे, कितना है? 21,60,000। कैसे बना? 12 मिलियन का 18% बनाया। तो एग्जाम्प्ट सप्लाईज के नीचे ज़ीरो लिखोगे, एग्जाम्प्ट सप्लाईज के लिए ज़ीरो लिखोगे, क्योंकि ज़ीरो रेटेड और बाकी ये टैक्सेबल सप्लाईज होते हैं। तो इन दो के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप इसको, एग्जाम्प्ट सप्लाईज में इसको नहीं लाएंगे। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7, आज का आखिरी सवाल। उसके बाद आपको ब्रेक मिलेगा। हाँ हाँ, लेकिन सवाल आसान ही है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस ये कि आपको बार बार वो हेडिंग लिख के और हर बंदे की कैलकुलेशन अलग से बनानी पड़ेगी, ये जहमत होगी आपको। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 देखें। योर फर्म इज ऑडिटर ऑफ अ पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी। एथिक्स पे सवाल है। जबार गैस सप्लाई लिमिटेड, मैनेजमेंट हैज रिक्वेस्टेड यू टू योर फर्म to prepare current and deferred tax calculation for the purpose of determining its annual tax obligation। ज़रा बैकग्राउंड समझ लें इसका। आई कैप के कोड ऑफ एथिक्स किसके लिए हैं? उस चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए जो ऑडिटर बनता है, जो सी ए फॉर्म बनाता है। उस वैसे तो प्रैक्टिसिंग मेंबर्स के लिए भी हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में है वो किसके लिए हैं? जो ऑडिट फॉर्म बनाता है। जब आपने कोड ऑफ एथिक्स का चैप्टर पढ़ना है तो अपने जहन में ये रखना है कि आप एक ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए एथिक्स पढ़ रहे हैं जो अपनी फर्म चला रहा है और क्लाइंट्स की ऑडिट कर रहा है, राइट। अब इस कॉन्टेक्स्ट में ये सवाल है कि एक कंपनी है, गैस सप्लाई कंपनी, उसकी मैनेजमेंट ने आपको कहा है कि आप हमें टैक्स की कैलकुलेशन बना दें। दो लफ्ज़ लिखे हैं यहाँ पे, करंट एंड डेफर्ड टैक्सेशन। डेफर्ड टैक्सेशन अभी आपको नहीं पता, ये आपको वास्ता पड़ेगा फाइनल्स में जाके। ये बहरहाल ये भी एक मुसीबत का नाम है, ठीक है। सो डेफर्ड टैक्सेशन एक अकाउंटिंग एंट्री होती है जिससे टैक्स के वो इम्पैक्ट्स कैलकुलेट किए जाते हैं जो कि टाइमिंग डिफरेंस की वजह से होते हैं, ठीक है। बहरहाल मैं अब उसकी डिटेल में नहीं जाता, डेफर्ड टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है। तो वो बहरहाल एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है। तो मैनेजमेंट ने कहा कि जी आप बना दो, गैस कंपनी की मैनेजमेंट ने कहा ऑडिटर को कि आप बना दो। तो अब आपसे पूछा है कि क्या आई कैप के कोड ऑफ एथिक्स आपको ये अलाउ करते हैं कि आप ये बना दें, ठीक है। तो इसके लिए आपने रेफर करना है पेज नंबर, हाँ ये 24, कि अगर आपका ऑडिट क्लाइंट पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी हो। पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी वो इदारे होते हैं
जो हैं तो प्राइवेट सेटअप में काम कर रहे, लेकिन उन्होंने जनरल पब्लिक के फॉर एग्जांपल जैसे गैस कंपनीज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, जहां कंज्यूमर का इंटरेस्ट जुड़ा होता है। ठीक है, सो इसमें आई कैप के कोड ऑफ एथिक्स ने कहा कि आप पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी का अगर ऑडिट कर रहे हो तो वहां पे आपने जो टैक्स की कैलकुलेशन है वो नहीं बनाकर देनी। ठीक है, सो ये एक्चुअली इसका आंसर यहाँ पे है। दूसरा बी पार्ट, आइडेंटिफाई 4 वेज बाय विच टैक्सेस कैन बी यूज्ड इन अ कंट्रीज डेवलपमेंट, कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। पेज नंबर 6 पे आपने जाना है, टैक्सेस एज मीन्स ऑफ डेवलपमेंट। बहुत ही आसान सी बात है कि टैक्सेस को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप डेवलपमेंट पर्पजेस के लिए, राइट। ओके जी, सो 11 बजे हमने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। अब आपको 20 मिनट की हम ब्रेक देंगे और फिर हम वापस आएंगे एंड वी विल 20 का मतलब 30 कैसे होता है? अच्छा, साढ़े के मैंने ठीक है, चलो फिर अगर मैंने खुद ही कहा हुआ है तो ठीक।